होने से बता दीजिएगा थोड़ा। मैसेज आया क्या रिकॉर्डिंग का? यस सर। आ गया? ओके सर, ठीक है सर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू अगेन सर, ठीक है। अच्छा, तो बेसिकली कंपनी लॉ का क्लास है, और कंपनी लॉ में लास्ट वीक हम लोग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस के बारे में बात कर रहे थे। याद होगा आप लोगों को शायद, हाँ? जो लोग लास्ट वीक नहीं थे, बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का मैं सारा लेक्चर शेयर करूंगा, तो आप लोग जस्ट एक बार स्टार्टिंग से देखना, ठीक है। उसके बाद मैं बाद में जब फिर से लाइव कराऊंगा बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, आप लोग फिर से एक बार कर लीजिएगा, ठीक है। चलता रहता है सर, नो इशू, हो जाएगा सबका। अच्छा, अब क्वेश्चन इज दैट सर, बेसिक्स में कॉर्पोरेट लॉ या कंपनी लॉ में बेसिक्स में बात क्या हो रहा है? सर बात ऐसा हो रहा है कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, ये जो दोनों, क्या बताएं सर इसको, एक है कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी का रूल बुक है, और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब एक कंपनी जब चलता है, उसके चलने के पीछे, कंपनी चलने के पीछे कुछ नियम होता है, उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस होता है। सबसे बड़ा जो होता है सर कंपनी। गुड इवनिंग सर। यस, गुड इवनिंग नामोनिल, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अच्छा, क्या साहिल है क्लास में? साहिल का आवाज नहीं आ रहा है, साहिल है क्या? यस सर। ओके सर, ठीक है, ठीक है। मुझे लगा कि तो गुस्सा हो गया कि कौन रिमूव कर दिया, और सोच के, गुस्सा नहीं सर, टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई किसी को रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। कभी कभी ये टेक्निकल इश्यूज होता है तो सॉफ्टवेयर दिखाता है कि रिमूव कर दिया, छोड़ो सर। ओके, तो जैसे आपको मैं क्या बता रहा सर, कंपनी जब मार्केट में बिजनेस करने के लिए आता है ना, वो अपने आप को लिस्टेड करता है, वो अपने आप को लिस्टेड करता है, ठीक है। अब जैसे वो लिस्टेड हो जाता है, लिस्टेड होने के लिए ना उसको कुछ तौर तरीका अपनाना पड़ता है। क्या अपनाना पड़ता है? तौर तरीका, जिसमें वो अपना बताता है कि वो क्या करने के लिए आया है, क्या ऑब्जेक्टिव है उसका, मतलब कुछ पर्पस में आते हैं सर। और ऑब्जेक्टिव के बारे में कहाँ लिखता है सर? मेमोरेंडम में लिखता है। जैसे मैं लास्ट दिन आप लोगों को दिखाया था ना, लास्ट दिन मैं आप लोगों को दिखाया था ना, पेटीएम में, पेटीएम का मैं आपको दिखाया था कि पेटीएम किस तरह से अपना मेमोरेंडम एंड एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू से अपने आप को लिस्टेड किया है, और लिस्टेड करके वो अपना बिजनेस चलाता है ना। सो नाउ क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट इज दैट कि कंपनी तो चलेगा, बट उसका कुछ रूल्स रेगुलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशंस होगा, जो प्रीवियस लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आपको आज के क्लासेस में कंटिन्यू करता हूँ कि सर आज क्या जानना है। सर स्क्रीन शेयर होने से एक बार बता दीजिए तो सर, है स्क्रीन शेयर? यस सर। चलिए सर, बेसिकली आज ना आपको मैं डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस के बारे में बताने वाला हूँ सर। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है सर? सर कंपनी, और इसमें एक फेमस केस स्टडीज भी है, तुर्कवांड रूल बोल के। क्या रूल? तुर्कवांड रूल। सर ये क्या है, तुर्कवांड क्या है? सर बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि तुर्कवांड क्या है। द वेरी फेमस केस, द वेरी फेमस केस, बट केस क्या है वो जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि ये तुर्कवांड या रॉयल ब्रिटिश बैंक के बीच में हुआ क्या था। तुर्कवांड के साथ रॉयल ब्रिटिश बैंक का हुआ क्या था, वो तो जान जाएंगे सर, कुछ ही देर में जान जाएंगे। जैसे आपको दिखाई दे रहा है ना, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंपनी का अंदर का मामला, कंपनी का अंदर का मामला होता है। सर जिन लोगों को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि सर कहाँ से अचानक से डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट हो रहा है, जिनका बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ का प्रीवियस लेक्चर थोड़ा मिस है, उनको थोड़ा दिक्कत होगा, बट जब बाद में वो फिर से बेसिक्स कंपनी लॉ करेगा ना, उसको वापस सब समझ में आ जाएगा। बट आज आप डायरेक्टली एक सोचो कि एक रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ,
कि जब कोई कंपनी मार्केट में आता है तो अपने एमओए एओए लेके आता है। जैसे मैं आपको पेटीएम, टाटा पावर, मैंने बहुत सारा आप लोगों को दिखाता रहता हूँ। ये पेटीएम का है, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन कहाँ से मिलता है? आरओसी से मिलता है। आरओसी का क्या कैसे अप्लाई करना पड़ता है? एमसीए के थ्रू से अप्लाई करना पड़ता है। मतलब एमसीए मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उसका साइट मैं आप लोगों को दिखाया बहुत बार। उसी के थ्रू से सारा काम होता है सर। फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, अलग अलग काम के लिए अलग अलग फॉर्म निकलते हैं। ये सब चीज़ आप लोग जान जाओगे जैसे जैसे धीरे धीरे आगे और बताओ, मतलब जानेंगे ना। जैसे एग्जीक्यूटिव लेवल का एक सब्जेक्ट होता है सर, SBEC बोल के, CS एग्जीक्यूटिव में, CSEM में फाइनल में भी इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। जहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में जाके, MCA सर्विस टूल्स में जाके कि किस तरह से आप कंपनी में रजिस्टर कर सकते हो, क्या क्या फॉर्म चाहिए होता है, इसका एक डिटेल्स आपको मिल जाएगा। बट वो सब प्रैक्टिस के साथ साथ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा सर आपको। ये देखो, दिखाई दे रहा है ना, रजिस्टर योर कंपनी, कंपनी फॉर्म्स, क्लोज योर कंपनी, रजिस्टर योर LLP, क्लोज योर LLP। LLP क्या होता है सर? LLP एक न्यू वर्जन ऑफ पार्टनरशिप है। इसका नाम है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। बिजनेस तो पार्टनरशिप में चलेगा, बट बेनिफिट कंपनी जैसा मिलता है। बात समझ में आ रहा है सर? बिजनेस पार्टनरशिप में चलेगा, बट बेनिफिट कंपनी जैसा मिलता है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है सर। कंपनी जैसा बेनिफिट और पार्टनरशिप बिजनेस, यस इट्स अ न्यू काइंड ऑफ बिजनेस। इसका भी लॉ में मैं बात करूंगा आप सभी के साथ कि होता क्या है इसमें। मतलब लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008 का कॉन्सेप्ट है। बाद में जब इसके बारे में चर्चा होगा, सभी को पढ़ना पड़ता है, CS CMA सबके लिए है सर। तो वो पार्टनरशिप बिजनेस का एक मॉडर्न वर्जन है 2008। बट अभी जरूरी नहीं है, अभी जो जरूरी है उसी में समझ बात को बढ़ाते हैं सर आगे। मैं बस आपको इतना समझाना चाहता कि रजिस्टर योर कंपनी, अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। कंपनी फॉर्म्स डाउनलोड में जाओगे ना, आपको अलग अलग फॉर्म सामने नजर आएगा। तो जैसे यहाँ पर आप जाओगे ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के साइट में, तो आपको ये सब चीजें दिखने को मिलेगा। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है सर, जब भी कोई कंपनी फॉर्म करता है ना, तो सबसे पहले उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन MOA एंड AOA बनाना पड़ता है। अब आप लोगों के मन में चल रहा है सर ये MOA AOA कौन बना के देता है? सर ये सब ड्राफ्टिंग का काम होता है, और ये सब बनाने में हेल्प करता है कौन करता है सर? आप ही लोग करोगे ना, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, जो कॉस्ट अकाउंटेंट बनते हैं। सबसे ज्यादा ये सब रोल में सबसे पॉपुलर माना जाता है CS को। CS CMA तीनों मिलके बनाते हैं। क्यों तीनों का मिलन क्यों जरूरी है सर? सर तीनों का मिलन इसलिए जरूरी है बिकॉज हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। बात को समझे, हर कोई हर चीज में एक्सपर्ट नहीं होता। ऐसे CS लॉ में स्पेशलाइज्ड होते हैं, बट अकाउंट्स कॉस्ट में थोड़ा कच्चा हो जाता है ना, बिजनेस वैल्यूएशन में थोड़ा कच्चा हो जाते हैं, बिकॉज उनका रोल प्ले थोड़ा अलग है। जैसे ये देखो सर, ये देखो क्या नाम है, 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, दिखाई दे रहा है ना सर? तो 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड कौन है सर? 197 कम्युनिकेशन एक्चुअली कौन है? पेटीएम है सर। पेटीएम का पेरेंट कंपनी का नाम है। ये मैं हर क्लास में थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया देता रहता हूँ, ठीक है। हर क्लास में आपको आइडिया देता रहता हूँ, ताकि आप हर क्लास में अपने आप को प्रैक्टिकल के साथ जोड़ पाओ। ये क्या हो गया, ये काम क्यों नहीं कर रहा है? हाँ चलो ठीक है। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि सर ये जैसे देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, ROC, ठीक है। ये सब ROC क्या है ये सब मैं बताया बेसिक्स में स्टार्टिंग क्लासेस में, बाद में फिर से बताऊंगा। नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हरियाणा, ठीक है। फ्रेश सर्टिफिकेट इनकॉर्पोरेशन कंसिक्वेंट अपॉन चेंज ऑफ नेम ऑन कन्वर्जन ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। ये जब पेटीएम प्राइवेट से पब्लिक बना था, उसका मेमोरेंडा है सर। अब आपको मैं आगे लेके चलता हूँ, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये देखो सर, ये सब सारा काम ऑफिशियली होता है, और इस काम को करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी सभी कोई मिलकर करते हैं। जैसे जब भी बात होता है सर ड्राफ्टिंग का, ये क्या है सर? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है। मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर्स में मेमोरेंडम के बारे में बहुत सारा बात किया है ना। किसका है? 197 कम्युनिकेशन, पता है ना? अब आप लोग सोच रहे हो ये कि सर 197 क्या है? 197 कम्युनिकेशन, मैं यहाँ पर गूगल में लिखूंगा पेटीएम चेयर, ध्यान से सुनना। पेटीएम लिखते ही, अब जैसे पेटीएम लिखूंगा, देखो ऊपर में क्या लिखा आ रहा है। एक्चुअली पेटीएम का ओरिजिनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम है पेटीएम, इसका ब्रांड नेम है, ठीक है। लेकिन इसका जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है, मतलब जब स्टार्टिंग में ये बना था, जब विजय शेखर शर्मा ने इसको बनाया था, तब इसका एक्चुअल नाम था 197 कम्युनिकेशन। ऐसा ही
क्या आप लोग मुझे बता सकते हो, एक जैसे जनरल नॉलेज पूछ रहा हूँ, गूगल का ओरिजिनल नाम क्या है? गूगल का एक्चुअल नाम गूगल नहीं है, ये जो गूगल पे हम लोग सर्च करते रहते हैं सारा दिन। अल्फाबेट। अल्फाबेट। अरे वाह सर, थैंक यू। गूगल का भी एक्चुअल नाम अल्फाबेट है। अब मैं गूगल लिखूंगा, इसका भी शेयर मिलता है, बट इसका शेयर कहाँ मिलता है? यूएस मार्केट में मिलता है, इंडिया में नहीं मिलता। ठीक है, क्या हम लोग गूगल में इंडिया में बैठ के इन्वेस्ट कर सकते हैं गूगल के बिजनेस में? यस, कर सकते हैं, बट सबसे बेस्ट होता है आप म्यूचुअल फंड के थ्रू से इन्वेस्ट कर सकते हो, सबसे बेस्ट है। बट यस, वो भी एक कॉन्सेप्ट है कि हम इंडिया में बैठ के कैसे फॉरेन का स्टॉक खरीद सकते हो, दैट्स ए डिफरेंट पार्ट। बट अगर म्यूचुअल फंड के थ्रू से आप जरूर जा सकते हो सर। लेकिन आप देखो यहाँ पर ऊपर में क्या लिखा हुआ है, अल्फाबेट लिखा हुआ है कि नहीं है? अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये था सर, ये देखो अल्फाबेट INC क्लास ए। ठीक है, तो मैं आपको बेसिकली क्या कहना चाहता, जब भी कोई कंपनी आता है, जैसे ये जब पेटीएम आया था तब 2013 एक्ट नहीं होता था, तब 1956 एक्ट होता था, तो उसी के हिसाब से इसको लाना पड़ा। बाद में 2013 एक्ट तो रिसेंट बात है सर, 2013 तो बस हम लोग तब इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स थे, उस टाइम पे 2013 आया, हम लोग भी बड़ा एकदम हलचल मच गया कि 2013 आ रहा है, 2013 आ रहा है, क्या होगा क्या होगा, हम लोग एकदम हड़कम मच गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ रूल्स चेंज हुआ, कुछ सिस्टम बदला, बट ओवरऑल कॉन्सेप्ट में बदलाव नहीं आया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज दैट सर, मेमोरेंडम में क्या लिखा रहता है? मेमोरेंडम में कंपनी का ऑब्जेक्टिव के बारे में लिखा होता है, मेन ऑब्जेक्टिव, क्यों आया है, किस लिए आया है, क्या करने आए हो भाई दुनिया में, ठीक है, क्या पर्पस है तुम्हारा, बस वही सब बताया जाता है, जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया, आपको पढ़ के सुनाया था, ओरिजिनल MOA पढ़ के सुनाया था। ठीक है, आप भी कोई कंपनी बनाने जाओगे ना, प्राइवेट कंपनी हो या पब्लिक कंपनी, आपको भी MOA AOA बनाना पड़ेगा। CS फार्म में जाना है, उनको जाके बोलना है ये मेरा कंपनी है, वो लोग ड्राफ्ट करके आपको दे देगा। ठीक है सर, आप लोग बाद में अपना फार्म में वही करने वाले हो, है ना, आप लोग का प्रोफेशन बनने वाला है सर। तो MOA में ऑब्जेक्टिव होता है, बिजनेस के बारे में डिटेल्स होता है, और AOA क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, रूल बुक होता है सर, रूल बुक। ठीक है, देखो ये MOA के अंदर लिखा रहता है कितना कैपिटल के साथ बिजनेस स्टार्ट किया था। जैसे जब 2004 का टाइम चल रहा था, 2004 में पेटीएम का ऑथराइज कैपिटल था सर 5 लाख से कितना, 10 लाख या 1 करोड़, इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 1 करोड़। 2004 में 5 लाख से 1 करोड़ में बदला था। आज पेटीएम का ऑथराइज कैपिटल कितना है जानते हो? ये देखो, काउंट नहीं कर सकते आप, इतना लंबा हिसाब है, ये देखो, अब काउंट कर लो आप, 100 करोड़ के ऊपर है, बिलियंस में आता है अभी। तो कहने का मतलब है कि ये सब डिटेल्स होता है जब MOA लिखा जाता है, और इसके बाद आता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मैं क्यों स्किप कर दिया जल्दी जल्दी, बिकॉज मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब चीज डिस्कस करके रखा है। और ये आता है सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एंड व्हाट इज दिस? दिस इज द रूल्स रेगुलेशंस का कॉन्सेप्ट। कंपनी कैसे काम करेगा उसके बारे में लिखा रहता है, किस एक्ट को फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, वो सारा चीज यहाँ पर लिखा रहता है। शेयर होल्डर का क्या काम है, डायरेक्टर का क्या रोल प्ले है, ठीक है, कौन मीटिंग में क्या डिस्कशंस होता है, एग्रीमेंट किसके साथ क्या क्या, क्या बन सकता है, ठीक है, कौन ऑब्जर्वर बनेगा, ठीक है, ये डिटेल्स चीज आप लोग बाद में पढ़ोगे डिटेल्स में। ठीक है, बट अभी मैं आपको लास्ट दिन बताया था कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के थ्रू से होता क्या है। ये जो मेरा लास्ट क्लास का डिस्कशन था, इसमें मैंने आपको वही समझाया था कि सर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है, और ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाया कैसे जाता है। These are basically article of association क्या होता है सर? Article of association of company are its rules and regulations which are framed to manage its internal affairs. Point to be noted sir. Article of association को इसीलिए कंपनी बनाते हैं, अपने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने से पहले वो वहां पर अपना रूल्स रेगुलेशंस बताता है, फ्रेम टू मैनेज इट्स इंटरनल अफेयर्स, अंदर से बिजनेस कैसे चलेगा, इंटरनल बोर्ड कैसे काम करेगा, वो बात करता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या काम करता है, वो फंडामेंटल कंडीशंस के बारे में बताता है। मेमोरेंडम कंटेन्स द फंडामेंटल कंडीशंस अपॉन व्हिच द कंपनी इज अलाउड टू बी इनकॉर्पोरेटेड। कंपनी किस लिए आया है, क्या काम करने आया है, उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह ये सब लिखा रहता है मेमोरेंडम में। इसके बारे में फेमस केस बना था गिनेस वर्सेस लैंड कॉर्पोरेशन ऑफ आयरलैंड का, पुराना केस है, बिकॉज ये सब ब्रिटिश लॉ से लिया गया ना, यूके के लॉ से लिया गया, तो यूके के अंदर आयरलैंड आता था, तो वहां से ये सब लिया गया था। These general functions of the articles have been
aptly summed up by Lord Cairns in Ashbury Carriage Company versus रीचे का केस। ये मैंने आप लोगों को लास्ट दिन एक केस लॉ बताया था एशबेरी कैरेज और रीचे के बारे में कि क्या हुआ था वहां पर कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव में बाहर जाके कर रहा था, वो कंपनी का रेलवे फाइनेंस करने का पावर नहीं था। बेल्जियम में, जर्मनी के पास बेल्जियम में एक रेल लाइन बन रहा था, तो उसका फाइनेंस का काम एशबेरी रेलवे कैरेज कर रहा था, बट रेल लाइन फाइनेंस करने का ऑब्जेक्टिव नहीं था उसका। तो अगर कोई कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव में बाहर जाके काम करता है तो वो क्या बन जाता है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस बन जाता है। सर आज के डेट में डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस को मैनेज करना बड़ा आसान है, बिकॉज एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके बोर्ड में आप इजीली अपना ऑब्जेक्टिव को बदल सकते हो, बट पुराने समय में ये इतना आसान नहीं होता था। कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव रोज रोज बदलना बहुत मुश्किल होता था, आजकल काफी इजी हो गया है। बट सर ये तो था, ये तो सब आप लास्ट क्लास बता रहे हो। हाँ सर, थोड़ा याद दिलाया आपको, थोड़ा मेमोरी को दोहराया कि चला क्या था लास्ट क्लास में। लेकिन आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ऊपर बेस करके यहाँ पर भी कुछ डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन का मतलब, डॉक्ट्रिन मतलब केस, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि रूल्स रेगुलेशंस, ठीक है। डॉक्ट्रिन मतलब इसमें ऐसा होता है, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली एमओए में क्या लिखा, एओए में क्या लिखा रहता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के, बेसिकली वो रेगुलेशन कंटेन करता है। कंपनी अपना इंक्लूजन ऑफ मैटर्स के बारे में बात करता है, कंटेन प्रोविजंस ऑफ एंट्रेंचमेंट के बारे में बात करता है, मैनर ऑफ इंक्लूजन ऑफ एंट्रेंचमेंट ऑफ प्रोविजंस के बारे में बात करता है। मतलब बेसिकली कंपनी क्या क्या कर सकता है उसके बारे में बताता है, ठीक है। अब मैं आपको इसका केस, ये सब बताया था मैंने लास्ट दिन, अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ सर केस में। केस क्या है सर? केस इज डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट को समझने के लिए आपको मैं एक दूसरा चीज पहले बताऊंगा, डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ध्यान से सुनना सर, ध्यान से सुनना, उसके बाद मैं आपसे सवाल जवाब लूंगा। लेकिन पहले आप कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या है वो पहले समझना, ठीक है। बस एक चीज दिमाग में रखिएगा कि एओए जो होता है वो कंपनी का रूल्स रेगुलेशंस का किताब होता है, कंपनी को अपना रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करना होता है। So if you understand doctrine of constructive notice first, then only you will understand doctrine of indoor management. So first हम लोग जा रहे हैं सर कंस्ट्रक्टिव नोटिस की तरफ, फिर हम लोग बात करेंगे इंडोर मैनेजमेंट की तरफ। एग्जाम में बड़ा ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट सर है, यहाँ से कुछ ना कुछ सवाल हमेशा पूछता रहता है सर, तो थोड़ा सा चौकन्ना रहिएगा और ध्यान से सुनिएगा कि होता क्या है और किस सेक्शंस में क्या बोला है, ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस मैं आगे क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करूंगा, एमसीक्यू भी और साथ में केस स्टडीज क्वेश्चंस भी, आप लोगों को और हेल्प हो जाएगा। सेक्शन 399 of the Companies Act 2013 provides that any person can inspect by electronic means any document kept by the registrar or make a record of the same or get a copy or extracts of any document। रजिस्टर मतलब आरओसी, रजिस्टर मतलब आरओसी। जैसे यहाँ पर ये जो पेटीएम का जो डॉक्यूमेंट था ये कहाँ रजिस्टर किया गया था? आरओसी में ना। मैं आपको शुरू में ही दिखाया, मैं आपको स्टार्टिंग में ही दिखाया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड हरियाणा, ये इनका जोन है, जुरिस्डिक्शन है। इस जुरिस्डिक्शन में आरओसी का ऑफिस में, जैसे वेस्ट बंगाल में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है, हर स्टेट में भारत में आरओसी है सर। इंडिया के हर स्टेट में आपको आरओसी मिलेगा, हर स्टेट में एक एक आरओसी तो मिलेगा ही मिलेगा, बट दो स्टेट ऐसा है जहां आपको दो आरओसी मिलता है, एक का नाम है तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। वेरी गुड सर, थैंक यू। बिकॉज क्यों है दो? कंपनी ज्यादा है, एक आरओसी से मैनेज नहीं हो पाता, इसीलिए दो दो आरओसी बनाना पड़ा, और कुछ नहीं, ठीक है। तमिलनाडु और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स, बड़ा स्टेट है, पॉपुलेशन भी हाई है, बट अपने आप को मैनेज अच्छा करता है। एग्जाम्पल है भारत के लिए, ठीक है। महाराष्ट्र से, तमिलनाडु से सीखना चाहिए, भारत को सीखना चाहिए, क्योंकि बड़ा स्टेट है महाराष्ट्र, तो बहुत बड़ा स्टेट है, मोर देन 15 करोड़ पॉपुलेशन, बट स्टिल मैनेजिंग काफ़ी अच्छा है सर। और मराठी लोगों में एक चीज़ है सर, वो शिवाजी महाराज का ना जोश बड़ा है और देसी है एकदम, देसी समझते हो ना, मतलब मराठी लोगों के अंदर ना एकदम देशभक्ति कुट कुट के भरा हुआ है। यही एक अच्छा है, वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। जैसे देखो ना, आज ही हमारा पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर ममता दीदी, रेस्पेक्टेड दीदी, रेस्पेक्टेड दीदी आज खड़गपुर गया था,
खड़गपुर में इंडस्ट्रियल पार्क है, वहां पर टाटा का एक न्यू फैक्ट्री लॉन्च हुआ। टाटा मेटेलिक्स ऑलरेडी था, मेरा होम टाउन है इसलिए पता है। तो टाटा मेटेलिक्स ऑलरेडी था, लेकिन एक रिसेंट एक प्रोजेक्ट उसी टाटा मेटेलिक्स में एक 600 करोड़ का अनदर इन्वेस्टमेंट आया है। तो बेसिकली वो अपना प्रोजेक्ट को बढ़ा रहा है, मतलब इट्स नॉट अ न्यू इन्वेस्टमेंट सर, इट्स अ ओल्ड कंपनी का ही एक एनहांसमेंट है, ठीक है। तो बेसिकली ममता दीदी बड़ा खुश है, क्योंकि ऐसे ही पश्चिम बंगाल का क्या हालत है, पश्चिम बंगाल इज लाइक एंटी इंडस्ट्री एंटी बिजनेस मूवमेंट है यहाँ पर। क्योंकि इसका तो पहले तो सीपीएम गवर्नमेंट, मतलब ममता दीदी के पहले का जो सरकार था, उसने यही अप्रोच लाया था, ठीक है। मजदूर यूनियन बनाते बनाते, ठीक है, मजदूर यूनियन बनाते बनाते यूनियन इतना बनाया सीपीएम टाइम पे कि यही भूल गया कि भाई यूनियन किसके लिए बना रहे हो, काम करने के लिए ना। लेकिन बाद में हड़ताल करते करते इंडस्ट्री खत्म कर दिया। अब उसके बाद से सीपीएम ने कल्चर इतना खराब कर दिया था कि प्रॉब्लम ये हो गया कि वेस्ट बंगाल में कोई इंडस्ट्री बनाना ही नहीं चाहता, एंटी बिजनेस कल्चर। अब दीदी भी वही कॉन्सेप्ट फॉलो किया, पहले तो टाटा को सिंगूर से भगाया, ठीक है। अब उसी टाटा के साथ आज खड़गपुर में प्रोजेक्ट बेसिकली स्टार्ट कर रहा है और उसके लिए शो कर रहा है, ठीक है। जैसे पॉलिटिकल शो होता है, आप लोगों को पता है। मेरा यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है, मैं किसी पार्टी को अगेंस्ट में नहीं बता रहा हूँ, जो जिसको करना है करे, बट पब्लिक को ये चीज समझना चाहिए कि क्या टाटा सच में न्यू प्रोजेक्ट लाएगा। अब देखो, एक 600 करोड़ का इन्वेस्टमेंट टाटा अगर वेस्ट बंगाल में करता है, टाटा मेटेलिक्स में, जोर से जोर और 1000 जॉब क्रिएट होगा, 1000 जॉब क्रिएट होगा। चलो ठीक है, 1000 जॉब भी क्रिएट होगा तो कम से कम 4000 लोगों के लिए अच्छा है, लोकल लोगों में थोड़ा सुविधा होगा, नो डाउट, इकोनॉमी की सुविधा होगा, नो डाउट। लेकिन बड़ा प्रोजेक्ट चाहिए। जैसे देखो, ममता दीदी बताया कि चेन्नई में जाना है, आज वही उसी शो में, खड़गपुर के वही सभा में उन्होंने बताया, मैं सुन रहा था, मैं सुनता हूँ सर, पॉलिटिकली कौन क्या बताता है मैं सुनता हूँ। क्यों सुन के क्या फायदा सर, मेरे को ना गॉसिप नहीं करना है, वो क्या कहना चाहता है और सिचुएशंस क्या है वो बहुत समझ में आ जाता है। तो ममता दीदी शो में बता रहे सभा में कि वेस्ट बंगाल से लड़की लोगों को चेन्नई भेजा जाएगा। क्यों लड़की लोगों को, दैट इज फॉर लेडीज, गर्ल्स के लिए चेन्नई भेजा जाएगा। वहां पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में ट्रेनिंग दिया जाएगा। बात को समझे सर। चेन्नई क्यों, अब मैं चेन्नई इसमें क्यों इस बात पे आया, क्योंकि मैं आपको बोला ना अभी तमिलनाडु में 2 आरओसी है, ठीक है। तमिलनाडु स्टेट बड़ा है और काफी डेवलप स्टेट है। तो तमिलनाडु में मोबाइल का टेक्नोलॉजी का नॉलेज है सर, वहां पर लोगों के अंदर पहले से ही ये सब इन्वॉल्वमेंट पहले से है। क्या वेस्ट बंगाल नहीं कर सकता था? लेकिन वेस्ट बंगाल तो मैं बोला ना, एंटी इंडस्ट्री एंटी बिजनेस, और ये आज नहीं, फ्रॉम 77 ऑनवर्ड्स। इसमें सिर्फ दीदी को दोष दे के फायदा नहीं है, ये तो कल्चर स्टार्ट किया था रेस्पेक्टेड सीपीएम गवर्नमेंट ने, ठीक है। पता नहीं उनको क्या प्रॉब्लम था, वो देश को समझा ही नहीं, ठीक है। इंडिया को रशिया समझ बैठा था, कभी रशिया कभी चाइना समझ बैठा था, तो कभी चेगेवरा जैसा क्यूबा समझ बैठा था। भारत तो भारत है, भारत को भारत जैसा देखो, इसको रशिया, रशिया का पॉपुलेशन 14 करोड़ है, मतलब हमारा महाराष्ट्र का पॉपुलेशन और रशिया का पॉपुलेशन इज इक्वल्स। अब बोलो रशिया का नीति भारत का नीति सेम? पता नहीं सर, सीपीएम को क्या पता था। मैं सीपीएम को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं सर, मैं बस पूछ रहा हूं आपसे कि ये देश को चलाने के लिए सोच विचार क्या होना चाहिए। अब दीदी बता रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से चेन्नई भेजना पड़ेगा एक टीम ऑफ 100 गर्ल्स को। क्या करेगा वो लोग चेन्नई जाके? मोबाइल का काम सीख के आएगा, करना पड़ेगा, उपाय नहीं है, क्योंकि वेस्ट बंगाल में ऐसा कोई हब नहीं है जहां पर आप मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर पाओगे। तो वहां पर जाएगा, फिर चेन्नई का जो जॉब वर्क होगा वो चेन्नई वेस्ट बंगाल में देगा, तो अगर डायरेक्ट कंपनी का काम नहीं कर पाएगा। जैसे मैं सुन रहा हूँ सिर्फ टाटा आईफोन का काम करेगा, कल मुझे विश्वजीत बता रहा था, मैं अभी तक इसका खबर नहीं मिला मुझे, विश्वजीत ही मुझे बता रहा था कि टाटा मोस्ट प्रोबेबली इंडिया में जो आईफोन का प्लांट बनने वाला है उसका असेंबल का जो ये है वो टाटा लेने वाला है। हाँ विश्वजीत, तू ही बता रहा था ना? यस सर। ठीक है, तो आप सोचो कि जिस भी स्टेट में ये काम होगा वहां पर लोगों के अंदर मोबाइल टेक्नोलॉजी का स्किल होना चाहिए ना। सिंपल सा बात है, स्किल जहां पर होगा जॉब वहां पर होगा। ये बात इंसान को कब पता चलेगा? विदाउट स्किल कंपनी नहीं आता है, आप स्किल बढ़ाओ कंपनी खुद आ जाएगा। अब मोबाइल टेक्नोलॉजी के लिए लोग तमिलनाडु ही जाएगा ना, क्यों? क्योंकि वहां पर लोगों के अंदर स्किल होना चाहिए। स्किल जहां पर होगा जॉब वहां पर होगा। ये बात इंसान को कब पता चलेगा? विदाउट स्किल कंपनी नहीं आता है, आप स्किल बढ़ाओ कंपनी खुद आ जाएगा।
अगर कोई बाहर का मोबाइल कंपनी अपना प्लांट बनाना चाहता है, वो तमिलनाडु जाएगा ना, वेस्ट बंगाल में क्यों आएगा, Yes, sir. बिहार में क्यों जाएगा, उड़ीसा में क्यों जाएगा। अब फिर भी उड़ीसा आजकल कुछ पॉजिटिविटी दिखा रहा है, ये चीज मुझे थोड़ा अच्छा लगता है, कभी कभी उड़ीसा के बारे में पॉजिटिविटी दिखा रहा है कंपेरेटिवली पहले से, लेकिन थोड़ा लेट स्टार्ट किया है, समय लगेगा। बट जो भी हो, आप बात को समझे कि कंपनी वहां पर जाता है। आज कर्नाटका, सारा का सारा टेक्नोलॉजिकल कंपनी कर्नाटका में क्यों है, कभी सवाल नहीं करते आप लोग, मन में सवाल होता है कि बैंगलोर इतना डेवलप कैसे कर गया, और कोलकाता जो देश का इतना पुराना कैपिटल था, ईस्ट इंडिया का इतना बड़ा शहर था, ये दिन बे दिन पीछे क्यों चला गया, ये सवाल होना चाहिए मन में। सर ये वही प्रॉब्लम है, एंटी बिजनेस, एंटी इंडस्ट्री, एंटी एंटरप्रेन्योर, मतलब यहाँ पर लोगों के अंदर बिजनेस करने का भूख कहाँ चला गया पता नहीं। एक जमाना था सर, बड़ा फेमस डायलॉग है सर, आप लोग कभी सुनोगे इतिहास की किताब में सीरियसली, कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसा कहा जाता था। मतलब ये चीज कभी कभी एज ए बंगाली मेरे को ना मतलब दुख होता है, कि दुख होता है, साथ में ये भी सोचता हूँ कि ठीक है, फिर से वो दिन लाना पड़ेगा, काम करना चाहिए सबको मिलके। व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसा कहा जाता था। गोपाल कृष्ण गोखले, द वेरी फेमस फिलोसोफर एंड फ्रीडम फाइटर, उनका बड़ा And India thinks Bengal thinks tomorrow. अभी ये हो गया बट इंडिया थिंक्स टुडे बंगाल थिंक्स टुमारो, ऐसा हो गया सर। खराब लगता है कभी कभी, बट इतना भी खराब नहीं है, अभी भी हम लोगों के अंदर वो पोटेंशियलिटी है। ईस्टर्न इंडिया को बंगाल फिर से लीड कर सकता है, और नॉट जस्ट ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, और पूरा ईस्टर्न एशिया के साथ हम लोग बिजनेस कर सकते हैं। जैसे मुंबई, गुजरात, दुबई के साथ बिजनेस करता है, हम लोग भी थाईलैंड, इंडोनेशिया, ठीक है, इन लोगों के साथ हम भी, म्यांमार, हम ही लोग कर सकते हैं। हमारे पास जियोग्राफिकल सपोर्ट भी है। उड़ीसा, बंगाल और बिहार, ये डेवलप हो जाए ना सर, भारत माता की जय हो जाएगा। ये 3 स्टेट का डेवलपमेंट ईस्ट इंड भारत के लिए बहुत जरूरी है। और सिर्फ डेवलपमेंट कैसे आता है, स्किल से आता है। ठीक है, कंपनी आएगा सर, हमारे यहाँ पर भी आएगा, बिहार में भी जाएगा, बट वो माइंड सेटअप चाहिए, वो माइंड सेटअप चाहिए। जैसे दीदी को आज बोलना पड़ रहा है ना कि 100 टीम चाहिए, 100 लड़की का टीम चाहिए, चेन्नई भेजेंगे, मोबाइल का काम सीख के फिर से यहाँ पर आएगा, और फिर चेन्नई का जो काम एक्स्ट्रा हो रहा है वो काम बंगाल में आएगा। ठीक है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली, चलो कुछ तो आएगा, अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं। अब दीदी थोड़ा डेस्परेट है, क्यों, अगला लोकसभा में और विधानसभा में जॉब क्रिएट करना है, नहीं तो थोड़ा सा मतलब गद्दी हिल रहा है ना, ये थोड़ा सा उनका डर है, तो करेगा सर दीदी, अभी कुछ तो करेगा। ठीक है, लेकिन वो बात अलग है, आप दीदी अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये एक पूरा कॉम का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, कोई भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर अकेला कुछ नहीं कर सकता, ये पब्लिक कॉन्सियसनेस है, जो कॉन्सियसनेस के ऊपर डिपेंड करके कंपनी आता है, उसके ऊपर डिपेंड करके बिजनेस होता है, और बिजनेस अपना ऑब्जेक्टिव लेके आएगा, बट वो ऑब्जेक्टिव जो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो। ठीक है, तो चलो सर कोई बात नहीं, अब हम लोग लॉ में वापस आ जाते हैं, थोड़ा सोशल मैटर में चले गए थे, थोड़ा बीच बीच में जरूरी होता है, नहीं तो ना किताब के बाहर दुनिया को समझ में ही नहीं आता। किताब में क्या लिखा है इसको समझने के लिए सोशल स्ट्रक्चर को समझना होता है सर। अगर हम लोग बोलेंगे सिर्फ किताबी बात जानेंगे और सोशल स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, तो प्रॉब्लम क्या है ना, वही जो हालत बंगाल का वो ऐसा ही होगा। हम लोग हर चीज किताब के अंदर ढूंढते हैं, बाहर कुछ नहीं देख पाते। किताब में क्या लिखा है, अरे भाई रियल लाइफ और किताब में फर्क होता है। किताब आपको अलग अलग ऑप्शंस देता है कि इसमें ये करना चाहिए, उसमें वो करना चाहिए, लेकिन आप रियलिटी के साथ नहीं जोड़ोगे तो बुक्स में जो लिखा है उसको कनेक्ट कैसे करोगे। इसीलिए थोड़ा सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, लोगों का सोच विचार जरूरी है जानना, कस्टम्स, मतलब लोग क्या है, कौन सी जगह में कैसे किस टाइप का लोग रहते हैं, सब मैटर करता है। ठीक है सर, ये सब ज्ञान बांट के फायदा नहीं है ना। चलो काम की बात करें, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एंड कंस्ट्रक्टिव नोटिस आपको क्या बताता है, कंपनी का अंदर का बात, कंपनी का अंदर की बात है, बाहर वाले का इससे कोई लेना देना नहीं। सर क्या बात करता है, ध्यान से सुनना सर। आप कंपनी के बारे में अगर कोई डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हो, ये इलेक्ट्रॉनिकली रजिस्टर्ड ऑफिस में होता है सर, आरओसी के ऑफिस में, आजकल ऑनलाइन भी मिल जाता है, आप कॉपी निकाल सकते हो। एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जो मैं आपको तब से दिखाया जा रहा हूँ सर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, ये पेटीएम का है,
है ना एकदम। देखो ये पेटीएम का है, आप और देखना चाहते हो और भी है, जैसे ये देखो एमओए एओए टाटा पावर, ठीक है, और भी मिलेगा, आप कितना दिखा, एक ही चीज है, मतलब कंपनी अलग है बट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देखने में ऐसा ही होता है कि जब कोई कंपनी बनता है रजिस्टर ऑफ कंपनीज का साइन होता है, ठीक है, और कंपनी अपने बारे में यहाँ पर अपना एमओए एओए लिखता है, कंपनी के बिजनेस के बारे में बताते हैं, शेयर होल्डर के बारे में बताते हैं, ये सारा चीज कंपनी अपने बारे में डिस्कस करते हैं। अब क्वेश्चन इज दैट कि ये सब इंफॉर्मेशन से एक बाहर वाले को क्या क्यों जरूरी है? बाहर वाला इन द सेंस आप अगर कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, या फिर आप अगर कंपनी को लोन प्रोवाइड करते हो, या फिर आप कंपनी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो, तो आपको कंपनी के बारे में कहां से पता चलेगा? वही कंपनी के डॉक्यूमेंट से, और उसके लिए एक प्रेस्क्राइब फी आपको जमा करना पड़ता है। द मेमोरेंडा एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी when registered with the register of companies become a public document। अरे तभी तो मैं आपको दिखा पा रहा हूँ ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है बोल के ही, तो पब्लिकली अवेलेबल है सर, ये सारा डॉक्यूमेंट्स कंपनी के साइट में मिलता है, ठीक है, तो ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है एंड दे आर अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन टू एनी पर्सन ऑन द पेमेंट ऑफ नॉमिनल फीस। इन अदर वर्ड सेक्शन 399 पॉइंट टू बी नोटेड सर, सेक्शन लॉ में जब भी लिखोगे सेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, बिना सेक्शन का लॉ लिखोगे तो मार्क्स मिलना एटलीस्ट इन प्रोफेशनल एग्जाम पॉसिबल नहीं है। बीकॉम टाइप एग्जाम उतर जाएगा सर, बीकॉम के साथ कंपेयर मत करना, बीकॉम एमकॉम ये सब में हो जाता है, एमबीए एमबीए एक्सेप्ट आईआईएम एमबीए, जब भी मैं एमबीए के बारे में बोलूं बाकी सब एमबीए एक तरफ और आईआईएम एमबीए एक तरफ, ठीक है, तो आईआईएम के साथ कंपेयर कर सकते हैं बट बीकॉम नॉर्मल बीकॉम एमकॉम के साथ कंपेयर ना ही करो तो अच्छा है, ठीक है। तो सेक्शन 399 कन्फर्स द राइट ऑफ इंस्पेक्शन टू ऑल, ये सेक्शन 399 इसको इंस्पेक्ट करने का पूरा पावर देता है। इट इज देयरफॉर द ड्यूटी ऑफ एवरी पर्सन डीलिंग विद ए कंपनी, जो कोई भी कंपनी के साथ डील करता है तो इंस्पेक्ट इट्स डॉक्यूमेंट्स, आप कंपनी का डॉक्यूमेंट्स इंस्पेक्ट करो एंड मेक श्योर दैट हिज कॉन्ट्रैक्ट इज इन कॉन्फॉर्मिटी विद देयर प्रोविजंस, कंपनी के प्रोविजंस के हिसाब से ही आप अपना बिजनेस कर रहे हो। बट वेदर ए पर्सन रीड्स देम और नॉट, पॉइंट टू बी नोटेड सर, ध्यान से सुनना, आपने कंपनी का डॉक्यूमेंट्स उठाया कहां से? आरओसी से, आपने एमओए एओए पढ़ा, लेकिन अगर मानो कि आपने उठाया बट पढ़ा नहीं, आपने कॉपी निकाला, कॉपी एक्सट्रैक्ट किया बट आपने पढ़ा नहीं, बट इट विल बी प्रिज्यूम्ड, मान लिया जाएगा दैट ही नोज द कंटेंट ऑफ द डॉक्यूमेंट्स। दिस काइंड ऑफ प्रिज्यूम्ड एंड इम्प्लाइड नोटिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये जो इम्प्लाई कर दिया ना या प्रिज्यूम कर लिया, प्रिज्यूम मतलब मान लेंगे, डिम्ड मान लेंगे, आपने पढ़ा नहीं, मानो कि जैसे मानो कि मैं आपके सामने ये एमओए एओए दिखा रहा हूं, मैं वो आपको बोल रहा हूँ कि देखो ये एमओए है, ये एमओए है, एओए है, बट आपको पढ़ने का मन नहीं किया। जैसे यहाँ पर पेटीएम के बारे में बहुत सारा चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, द शेयर होल्डर ऑफ मेसर्स 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड हैविंग पास्ड स्पेशल रेजोल्यूशन in AGM general meeting 11/1/2017 and altered the provisions of its memorandum with respect to its object business, इसने अपना ऑब्जेक्टिव ऑल्टर किया, तो पहले शायद कोई काम करता नहीं था, अभी वो काम करने के लिए रिजोल्यूशन पास किया, सेक्शन 13 सबसेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट। तो आपको पता ही नहीं कि कंपनी ने ऐसे किया, और कंपनी ने जो किया उसको बाद में रजिस्टर ऑफ कंपनीज आरओसी दिल्ली ने उसको अप्रूव किया। ये देखो रजिस्टर ऑफ कंपनीज आरओसी दिल्ली given my hand under my hand न्यू दिल्ली this 13th day of January 2017, ठीक है, और कंपनी ने अपने अंदर, जब इसके डिटेल्स के अंदर में जाओगे तो कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव को भी यहाँ पर लिखा है। अब कोई क्या है ना, मैक्सिमम केस में हम लोग लॉ का भाषा पढ़ना बोरिंग समझते हैं, प्रॉब्लम तो वही है सर, जिस चीज में हम लोगों को बोरिंग लगता है ना उसी चीज में जिंदगी में कुछ होता है। ये सर मैं मजाक नहीं कर रहा, जो चीज जितना बोरिंग है वही उसी चीज में एक्चुअली पैसा बनता है। सर ये क्या बात हो गया? यही बात है सर, बोरिंग चीज में ही बहुत बहुत सारा चीज होता है, मतलब जो चीज आपको बोरिंग लगता है ना आप समझो कि इसमें कुछ बात है। सर कैसे? अरे वही तो ढूंढना है आपको, जो चीज देखने में जितना अट्रैक्टिव होता है ना उसमें ज्यादा दम नहीं होता, दम उसमें ज्यादा होता है, ठीक है जो बोरिंग होता है। तो थोड़ा अलग टाइप में मैंने बात को कहा, ये धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने ये बात क्यों कहा, बट जो भी हो इसको। तो फिर डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस का मतलब क्या हुआ? कंपनी का जो डॉक्यूमेंट्स आप कंपनी से उठाते हो, भले ही आप उसको पढ़ो या ना पढ़ो फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आप कंपनी के साथ किसी भी डील में जाते हो
ये मान लिया जाएगा कि आपने कंपनी का सारा डॉक्यूमेंट्स पढ़ा, कंपनी के बारे में जाना, अब तब जाके आप डील कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इम्प्लाइड है। सो बाय कंस्ट्रक्टिव नोटिस इज मीन्ड वेदर अ पर्सन रीड द डॉक्यूमेंट्स और नॉट, चाहे वो पढ़े या ना पढ़े, he is presumed to have knowledge of the contents of the documents. He is not only presumed to have or read all the documents, also understood them in their true perspective. मतलब सिर्फ पढ़ा ही नहीं, सिर्फ रीड ही नहीं किया, उसका मतलब को भी समझा। ठीक है, पढ़ने से ही नहीं होगा, मतलब भी समझना होगा। ठीक है, और फिर डील में जाना चाहिए। Every person dealing with the company not only has the constructive notice of the memorandum and articles, but also of all other related documents such as special resolution etc. जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया, which are required to be registered with the register, और कंपनी को ये सारा चीज जो भी रिजोल्यूशन वो पास करेगा वो रजिस्टर में जमा करना होगा। 10 इसीलिए इफ ए पर्सन एंटर्स इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज बियॉन्ड द पावर्स ऑफ द कंपनी, ध्यान से सुनना, अगर कोई पर्सन किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में जाता है और जो कंपनी के पावर के अगेंस्ट में है या बियॉन्ड है, एज डिफाइंड इन इट्स मेमोरेंडम, जो वो अपने मेमोरेंडम में डिफाइन भी किया है, और आउटसाइड दी, या फिर ऐसे बोलो आउटसाइड द अथॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स एज पर मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी। मतलब वो काम डायरेक्टर नहीं कर सकता, कंपनी के मेमोरेंडम में आर्टिकल में डायरेक्टर के पास भी अथॉरिटी नहीं है, कंपनी के पास भी पावर नहीं है, तो फिर ही कैन नॉट एक्वायर एनी राइट्स अंडर द कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द कंपनी, वो कंपनी के अगेंस्ट में कोई राइट नहीं ले सकता, बिकॉज ना तो कंपनी को पावर है ना ही डायरेक्टर को पावर है। इसी चीज में आता है सर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट। तो ये था डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस, ठीक है। और लास्ट दिन मैंने आपको एक चीज बताई था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस में, कि कंपनी अपने पावर के ऊपर जाके काम नहीं कर सकता, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस उसमें बताते हैं। और यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या बता रहा है कि अगर कोई कंपनी अपने बारे में बताता है, तो अगर कोई कंपनी अपने पावर के बाहर जाके काम करता है और कंस्ट्रक्टिव नोटिस के हिसाब से अगर आपने उसको नहीं पढ़ा कंपनी के मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में, और फिर आपने कंपनी के साथ कोई भी तरह का डील किया और आप फंस गए, तो आप इसमें जिम्मेदार ठहराओगे, आप खुद इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना पड़ेगा आपको। इसका कोई राइट आपको नहीं मिलेगा कंपनी के अगेंस्ट में जाने का, कि भाई कंपनी ने तो मेरे साथ धोखा किया, आप ऐसा नहीं बोल सकते, बिकॉज ये आपका ना समझी है कि आपने कंपनी के साथ डील किया विदाउट नोइंग द फैक्ट्स कि कंपनी क्या करता है, कंपनी का पावर क्या है। ये कौन बता रहा है सर? ये डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस बता रहा है। और हम लोग लास्ट दिन पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। लास्ट दिन क्या पढ़ा था हम लोगों ने सर? लास्ट दिन क्या पढ़ा था? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस हमें क्या बताता है सर? कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस सिंपल एक ही बात करता है कि कंपनी अपने पावर के बाहर जाके काम करेगा तो वो वॉइड होगा। ठीक जैसे हम लोगों ने एशबरी रेलवे कैरेज वर्सेस रीचे का केस में पढ़ा, याद है ना सर? याद होना चाहिए, ये वाला केस बड़ा फेमस केस है। ये जो एशबरी कैरेज कंपनी वर्सेस रीचे का केस इज अ वेरी फेमस केस, आप लोगों को पता होना चाहिए। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, ठीक है। ये तो हमने आपको बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस का सिंपल मतलब है कि कंपनी अपने पावर के बाहर जाके काम नहीं कर सकता, अगर करता है तो वो बेसिकली वॉइड है, नल है, ठीक है। और जो कोई भी कंपनी के, और कॉन्स्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता है कि अगर आप कंपनी के साथ डील करते हो तो आप कंपनी के बारे में जानबूझ के डील करो, क्योंकि अगर कुछ गड़बड़ होता है तो आप कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते, ठीक है सर। ये रहा कंस्ट्रक्टिव नोटिस। बट इसी खेल में कुछ और ऐड होता है। क्या ऐड होता है? डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट। मतलब बंद दरवाजे में क्या होता है ये बाहर वाले को कैसे पता चलेगा? बात को समझे सर, डोंट टेक इट अदर वे। बंद दरवाजे में क्या होता है ये बाहर वाले को कैसे पता चलेगा? मतलब कंपनी अपने अंदर क्या डिसीजन ले रहा है, हर केस में बाहर वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। ये इंडोर मैनेजमेंट ये एक बड़ा केस है सर। कंपनी अपने अंदर कुछ और ही खेल खेल के रखा है और बाहर वाले को इसका पता ही नहीं चला, और फिर बाद में कंपनी धोखा दे दिया और फिर बोलेगा कि ये अल्ट्रा वायरस है, आपको पता होना चाहिए था, आपने क्यों कंपनी के साथ डील किया, ऐसा बोलेगा क्या? हर केस में कंपनी बेनिफिट हो जाएगा, बाहर वाला मुश्किल में पड़ जाएगा, है ना। तो इंडोर मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर कुछ खेल को बदल देता है, तो ध्यान से समझिए कि क्या है। और इसमें केस स्टडीज है सर, रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांट, एंड दिस इज पॉपुलरली नोन एज तुर्कवांट रूल। इसका बड़ा फेमस केस है सर, मैं आपको केस समझाता हूँ।
ध्यान से सुनना क्यों ये बात कहा गया है। उसके बाद मैं आपको आज के डेट में भी बहुत सारा ऐसा केस बन रहा है, मैं सारा चीज बताऊंगा, बट पहले ये सब पुराना जो लैंडमार्क केसेस है, लैंडमार्क जजमेंट है, इसको थोड़ा जाने। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट किस तरह से काम करता है, फिर मैं आपको शेयर मार्केट में भी लेके आ जाऊंगा, ठीक है, जरूरी चीजें हैं, आप लोगों को जानना चाहिए। सो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट इज द एक्सेप्शन टू द डॉक्ट्रिन ऑफ कंस्ट्रक्टिव नोटिस। कंस्ट्रक्टिव नोटिस का एक्सेप्शन है ये। कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये बोला था कि आप कंपनी के साथ जोड़ोगे, ये आपका जिम्मेदारी है कि आप कंपनी के बारे में जानो, पहचानो, फिर जोड़ो, क्योंकि अगर कंपनी कुछ गड़बड़ करता है तो आप कंपनी के अगेंस्ट में नहीं जा सकते जो कंपनी के पावर के अगेंस्ट में है। बात को समझे सर, कंपनी के पास पावर नहीं है, आपने मेमोरेंडम पढ़ा नहीं है और आपने कंपनी के साथ चला गया, ठीक है, आपका प्रॉब्लम है। जैसे मानो बात एक समझो, कोई हार्ट का डॉक्टर है, आप उनके पास जाके और तो आप उनको बोला कि हार्ट, और आप हार्ड समझते हो सर, हार्ड मतलब जो ऑर्थोपेडिक्स है, ठीक है, आप किसी हार्ट सर्जन को बोलते हो ऑर्थो सर्जन का काम करने के लिए। अब मानो डॉक्टर का बहुत पैसे का जरूरत था और वो आपका हार्ट सर्जन के मतलब हार्ट का स्पेशलिस्ट आपका पैर का डॉक्टर बन गया, ऑर्थोपेडिक्स बन गया। अब मानो कि आपको पता नहीं था कि वो बेसिकली हार्ट सर्जन है और वो ऑर्थोपेडिक सर्जन नहीं है, और फिर आप बाद में ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास अपना जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का कोशिश करते हो, कुछ गड़बड़ हो जाता है। अब कोई बोलेगा सर डॉक्टर को तो लोग मारेगा क्योंकि मेडिकल लाइसेंस के बाहर है, वो है नहीं है, यस दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट आपका जो हुआ, आपका लॉस का भरपाई कौन करेगा? क्योंकि आपने तो हार्ट सर्जन के पास, आपको जाना चाहिए था ऑर्थोपेडिक्स के पास, आप चले गए हार्ट सर्जन के पास, है ना। तो बेसिकली वो उसके पावर के बियॉन्ड था, बट फिर भी आपने बोला नहीं नहीं आप देख लीजिए। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप लोगों को पता है ये हमारे सोसाइटी में अभी भी डॉक्टर बहुत कम है, अभी भी हमारे देश में डॉक्टर बहुत कम है, तो इसीलिए ना कुछ लोग हैं सर मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स मतलब दे आर नॉट डॉक्टर प्रॉपरली, दे प्रैक्टिस मेडिकल वर्क फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। मतलब कंपाउंडर था, फिर उन लोगों को मेडिसिन का नॉलेज है सर, काफी नॉलेज है, क्योंकि काफी दिन तक कंपाउंडर का काम किया है और उन्होंने कुछ मेडिसिन के ऊपर कुछ एग्जाम भी पास किया है, तो उनके पास फुल लाइसेंस नहीं होता है। जो लोग बेसिकली देखना छोटे शहरों में, गांव में अभी भी दिखता है, ये लोग अच्छा है सर, क्योंकि नॉर्मल डॉक्टर से इनका कभी कभी तो मैं देखता हूँ कि एक्सपीरियंस इतना अच्छा होता है कि किस प्रॉब्लम में क्या दवाई देना चाहिए, इनको अच्छा नॉलेज है। बट जब बात आता है स्पेशलाइजेशन का ना, मानो कि यही लोग अगर ऑपरेशन का काम करने चले जाए, बिकॉज इन लोगों को प्रॉपर नॉलेज नहीं है, और ये लोग, ऐसा एक केस हुआ है मेरे ही नेटिव में हुआ था, वो डॉक्टर नहीं था, वो बेसिकली, और उनके पास ऑपरेशन करने का लाइसेंस भी नहीं था, और वैसे अपने ही मर्जी से लोगों का ऑपरेशन कर रहा था विदाउट एनी लाइसेंस, और मतलब कुछ भी कर रहा था और पैसा भी कमा रहा था। तो पहले पहले कुछ सक्सेस मिल गया उनको, तो लोगों को, और एक नर्सिंग होम भी बना दिया वो भी विदाउट एनी लाइसेंस, और फिर सबको एकदम उनको मानने लगा, तो पब्लिक सपोर्ट था। लेकिन बाद में एक बार फेलियरिटी आया, क्योंकि उनके पास ना तो लाइसेंस है, ना ही उन्होंने कुछ इस तरह का गवर्नमेंट के पास अप्लाई किया है, और वो कर भी नहीं सकता, तो पावर के बियॉन्ड में जाके कर रहा है। तो आपका प्रॉब्लम है ना कि आप किसके पास जा रहे हो, क्या दिखा रहे हो, उनको पता है कि नहीं, आपने पता ही नहीं किया, तो ये तो कंस्ट्रक्टिव नोटिस हो गया ना, ठीक है। अब अंदर का बात किसको पता? अब यही चीज देखो, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको वही चीज समझाने का कोशिश करता है। The doctrine of indoor management is the exception to the doctrine of constructive notice. The aforesaid doctrine of constructive notice does in no sense mean that outsiders are deemed to have notice of the internal affairs of the company. मतलब ऐसा नहीं, ये हर चीज को, हर अंदर की चीज को आउटसाइडर को कैसे पता चलेगा? फॉर इंस्टेंस, मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे, इफ एन एक्ट इज ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल, कोई पर्टिकुलर एक्ट आर्टिकल में ऑथराइज किया गया या मेमोरेंडम में ऑथराइज किया गया। आर्टिकल ऑथर और मेमोरेंडम बोलने से क्या पता करे? जब भी मैं आर्टिकल या मेमोरेंडम बोलता हूँ, ये जो रजिस्टर्ड आर्टिकल है ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है पेटीएम का, ठीक है, कंपनी इसके अंदर बोल के रखता है कि भाई मैं क्या काम करने के लिए आया हूँ, ठीक है। ये देखो देखो पेटीएम क्या करने के लिए आया है, इंटरनेट या इंटरनेट का बिजनेस कर सकता है, एक्स्ट्रानेट का बिजनेस कर सकता है, ई कॉमर्स एप्लीकेशन का काम कर सकता है, ठीक है, डेटा एंट्री का काम कर सकता है, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्ट का काम कर सकता है, ऑडियो वीडियो मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस में काम कर सकता है, ठीक है, ईमेल, एनहांस्ड फैक्स सर्विस, वेब पब्लिशिंग,
बहुत सारा। लेकिन मान लो कल पेटीएम फूड प्रोसेसिंग के बिजनेस में आ गए, पेटीएम तो टेक्नोलॉजी कंपनी है, उसका फूड प्रोसेसिंग के साथ क्या कनेक्शन है, बात को समझे, ठीक है। तो जो कुछ भी वो करेगा वो अंदर ही अंदर में कर सकता है, लेकिन ये अगर वो खुद से ऐसे चेंज कर दिया, ये बाहर वाले को कैसे पता चलेगा? If an act is authorized by the articles or memorandum, an outsider is entitled to assume that all the detailed formalities for doing that act have been observed. This can be explained with the help of the landmark case Royal British Bank versus Turquant, and this is the doctrine of Indian management popularly known as Turquant rule. अब तुर्कवांट रूल में क्या हुआ था, ये खेल एक बार आप लोग देखें, आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। मिस्टर तुर्कवांट वाज द ऑफिशियल मैनेजर या लिक्विडेटर, मतलब एक केस को सॉल्व करने के लिए उनको लाया गया है, लिक्विडेटर होता है लोग, ठीक है, मतलब जो पूरा कंपनी के बीच में जो केस चलता है वो पूरा केस को संभालने का ऑफिशियल मैनेजर है। तुर्कवांट वाज द ऑफिशियल मैनेजर ऑफ द इंसॉल्वेंट, एक कंपनी है कैमेरन्स कोलब्रुक स्टीम, ये कंपनी का नाम है, इसका लिक्विडेटर है। जैसे आप लोग भी जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, आप लोग भी ऑफिशियल मैनेजर या लिक्विडेटर बन सकते हो। जब कोई कंपनी को बंद करना पड़ता है ना, तब उसमें जो कॉमर्स के नॉलेज वाले लोगों का जरूरत होता है, लीगल नॉलेज का जरूरत होता है, बिकॉज एक बिजनेस को बंद करना मतलब उसका हिसाब किताब का मैटर है और लीगलिटीज का मैटर है ना, और वैल्यूअर का भी जरूरत पड़ता है, एक्चुअरीज बोलते हैं उनको, ठीक है, कि भाई कंपनी बंद होने वाला है, क्या वैल्यू हो सकता है, इसका क्या मार्केट वैल्यू है, ठीक है, इसका एसेट्स को सेल करके कितना मिल सकता है, ठीक है। तो जो लोग ये कंपनी को बंद करने का प्रोसेस में काम करते हैं, दे आर कॉल्ड लिक्विडेटर। समझ में आ रहा है सर? दे आर कॉल्ड लिक्विडेटर। सो Mr. Turkvand was the official manager or liquidator of the insolvent Cameron's Coalbrook Steam, Coal and Swansea and Luffer Railway Company. ध्यान से सुनना, Coal and Swansea and Luffer Railway Company, इतना बड़ा नाम है। It was incorporated under the Joint Stock Companies Act 1844, ब्रिटिश टाइम पे था, तो जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब कंपनी होता है सर, ठीक है। This company had given a bond for $2,000, इनको एक बॉन्ड दिया गया था, ध्यान से सुनना पूरा केस, इनको बॉन्ड दिया गया था कितने का, देखो, the company had given a bond for £2,000 to the Royal British Bank, which secured the company's drawings on its current account. मतलब बेसिकली बैंक ने 2000 पाउंड का इनको बॉन्ड दिया, ठीक है, बॉन्ड के बदले में कंपनी ने अपना ड्रॉइंग्स को मॉर्गेज रखा था, ठीक है, करंट अकाउंट में। द बॉन्ड वाज अंडर द कंपनी सील, और ये जो बॉन्ड था ये कंपनी के सील में था, साइंड बाय द 2 डायरेक्टर्स एंड द सेक्रेटरी। सेक्रेटरी मतलब आज के डेट में जिनको हम लोग कंपनी सेक्रेटरी कहते हैं। सो व्हेन द कंपनी वाज शोड, इट alleged that under its registered deed of the settlement, the article of association, directors only had power to borrow up to an amount authorized by a company resolution. A resolution had been passed but not specifying how much the director could borrow. ध्यान से सुनना, डायरेक्टर बोरो कर सकता है बट कितना बोरो कर सकता है इसका कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ था, लेकिन कंपनी ने 2000 पाउंड का बोरो किया रॉयल ब्रिटिश बैंक से। अब पूरा केस मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन मतलब बेसिकली यहाँ पर हुआ क्या है, कंपनी अपने ही अंदर डायरेक्टर को जो परमिशन मिला नहीं मिला ये अंदर का बात है, अब बाहर वाले को इसका क्या पता। Held it was decided that the bond was valid, so the Royal British Bank could enforce the terms. He said the bank was deemed to be aware that director could borrow only up to amount of resolution allowed. Article of association were registered with companies house, so there was constructive notice. But the bank could not be deemed to know which ordinary resolution passed because these were not registrable. The bond was valid because there was no requirement to look at the company's internal workings. This is the indoor management rule, that the company's indoor affairs are the company's problem. बाहर वाले हर इंटरनल मैटर में दिमाग नहीं लगाएगा, ठीक है, कि इंटरनली कंपनी से कुछ गलती हुआ है, इसके लिए बाहर वाले हमेशा, जैसे बैंक ने लोन दिया उनको, तो बैंक हर चीज के लिए, या फिर जो कोई भी कंपनी का इन्वेस्टर बनेगा, ठीक है, वो लोग हर चीज को दिमाग में नहीं रखेगा सर, ठीक है। ये देखो रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कवांट रूल, बड़ा फेमस केस है, यूके का कंपनी लॉ का केस है, 1856 का केस है, 1856, 100 साल से भी ज्यादा। That helped people transacting with companies are entitled to assume that internal company rules are complied with even if they are not. मतलब उसको मानना पड़ेगा। This indoor management rule or the rule in Turquant's case is applicable in most of the common law. मतलब मैक्सिमम कंट्री में थ्रू आउट द वर्ल्ड ये कॉमन लॉ फॉलो होता है।
मतलब कंपनी का अंदर का मैटर कंपनी का है, बाहर वाले का इससे लेना देना नहीं है। इट इज ओरिजिनली मिटिगेटेड द हर्सनेस ऑफ द कंस्ट्रक्टिव नोटिस। ये जो हर्सनेस था ना कंस्ट्रक्टिव नोटिस में, कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या कहता था? कंस्ट्रक्टिव नोटिस ये कहता था कि जो कोई भी कंपनी के साथ डील करेगा, जो कोई भी कंपनी के साथ डील करेगा वो कंपनी का हर चीज जान के करेगा, क्योंकि अगर कुछ बाई चांस गड़बड़ होगा तो कंपनी के अगेंस्ट में वो केस नहीं कर सकता। ये हर्सनेस था इसका, ये टफनेस था इसका। एंड इन द यूके इट इज नाउ सप्लीमेंटेड बाय द कंपनीज एक्ट 2006, और इंडिया में अब ये 2013 के अंदर पढ़ाया जाता है। ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी इंडोर मैनेजमेंट रूल, ये देखो यहाँ पर पूरा केस फिर से दिया गया है। मिस्टर तुर्कवांड वाज द ऑफिशियल मैनेजर और लिक्विडेटर ऑफ द इंसॉल्वेंट कैमरन, कोलब्रुक, स्टीम कोल एंड स्वांसी एंड लफर रेलवे कंपनी। इट वाज इनकॉर्पोरेटेड अंडर द जॉइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। ये यूके में जॉइंट स्टॉक कंपनीज के नाम पे 1844 में लिस्टेड हुआ था, ठीक है, मतलब ऐसे कंपनी अपने आप को रजिस्टर किया था। कंपनी हैड गिवन ए बॉन्ड फॉर ₹2000 टू द रॉयल ब्रिटिश बैंक which was secured the company's drawings on its current account. The bond was under the company seal। ये जो बॉन्ड था ये कंपनी के सील में था। 2 डायरेक्टर ने साइन किया था, सेक्रेटरी ने भी साइन किया था। When the company was sued, जब कंपनी को केस किया गया, it alleged that under its registered deed of settlement, article of association में, directors only had the power to borrow up to an amount authorized by a company resolution। मतलब एक्चुअली डायरेक्टर का पावर नहीं था, ये जो बोरो किया था ना डायरेक्टर ने, ये पावर डायरेक्टर के पास नहीं था। कौन बता रहा है? कंपनी के बोर्ड्स बता रहे हैं। बट इससे बैंक का क्या मतलब? बेसिकली ये लोग पुराना रूल अपना रहा था कि बैंक ने कंपनी को लोन दिया, ध्यान से सुनना, रॉयल ब्रिटिश बैंक ने कंपनी को 2000 पाउंड दिया। बैंक का प्रॉब्लम, क्योंकि बैंक को नहीं पता कि अंदर में डायरेक्टर के पास कितना पावर है नहीं है, ये बैंक ने क्यों नहीं पढ़ा। ये लोग पुराना सिस्टम से बात कर रहा था कि बैंक को जानना चाहिए। अब हर बात में कंपनी अपने इंटरनल मैटर को बचा लेगा। हाँ, तो डायरेक्टर्स ओनली हैड द पावर टू बोरो अप टू एन अमाउंट ऑथराइज्ड बाय ए कंपनी रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हैड बीन पास्ड बट डिड नॉट स्पेसिफाई हाउ मच द डायरेक्टर कुड बोरो। रेजोल्यूशन पास हुआ था बट ये नहीं डिसाइड हुआ था कि डायरेक्टर कितना बोरो कर सकता है। तो क्या ये चीज रॉयल ब्रिटिश बैंक को पता होना चाहिए? तो रॉयल ब्रिटिश बैंक क्या कंपनी के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकता? कर सकता है। तभी ये जजमेंट आया कि कंपनी का इंटरनल मैटर कंपनी का इंटरनल मैटर है, हर केस में आउटसाइडर को जानना चाहिए बोल के नारा मत लगाइए, ठीक है। मतलब कंस्ट्रक्टिव नोटिस का दुहाई देके आप लोग हमेशा नहीं जीत सकते, ठीक है, समझ रहे सर? ये एक्चुअली कंस्ट्रक्टिव नोटिस का ही कॉन्सेप्ट है, मतलब जिसका एक्सेप्शन है। That signifies that a person or entity should have known as a reasonable person would have a legal action taken or to be taken even if they have no actual knowledge of it। ठीक है, आपको पता हो ना हो, आपको पता हो, ये माना जाएगा। मतलब आप जाने ना जाने बट हम मान लेंगे कि आपको पता है, ठीक है। तो ये जो हर्सनेस था कंस्ट्रक्टिव नोटिस का, ऐसे देखो, एक तरफ ये भी बात है कि आप जब भी किसी कंपनी के साथ डील करते हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी क्या करता है नहीं करता है। अब चलो मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब ऐसा ही कॉन्सेप्ट क्या आज के डेट में नहीं होता है? अरे होता है ना, इसीलिए मैं आपको हमेशा पहले केस बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको अलग अलग स्कैंडल्स या स्कैम बताता हूँ। देखो हमारे यहाँ पर ये शारदा ग्रुप फाइनेंशियल स्कैंडल के बारे में आप लोग सुना रहे, शारदा, रोज वैली, ये नॉट जस्ट इन वेस्ट बंगाल, असम, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, बिहार, हर स्टेट में हुआ है, बट सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर कोई हुआ है तो ये वेस्ट बंगाल वाले हुआ है। पश्चिम बंगाल में इसका सबसे ज्यादा स्कैंडल ये वाला प्रॉब्लम हुआ है। आप लोगों को पता है? अरे आप लोगों को खबर है ना ये सब चीजों के बारे में? नाम सुने हो? अरे बताओ ना, आप लोग एकदम चुप रहने से मेरे को समझ में कैसे आएगा? यस सर। ये देखो सर, ये शारदा ग्रुप ऑफ फाइनेंशियल स्कैंडल में हुआ क्या था? The major financial scam and alleged political scandal। Yes, it's a political scandal। सब पता था, सबको पता था, फिर भी पब्लिक का पैसा को लेके फिल्म इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दिया गया। ये जो हमारा बंगाल का फिल्म इंडस्ट्री है ना, इनके पास पैसा नहीं है, इनके पास फिल्म बनाने का भी पैसा नहीं है। अब इनको पैसा कहाँ से मिला? ये सब चिट फंड के पैसे से इनको पैसा मिला। आप लोगों को ये सब चीज पता होना चाहिए। बिजनेस करके पैसा कमाओ ना भाई। इसीलिए देखिएगा कुछ टैलेंटेड एक्टर एक्ट्रेस है वेस्ट बंगाल का, टॉलीवुड मतलब बंगाली फिल्म इंडस्ट्री का, वो लोग आजकल बंगाल में काम नहीं करता, ज्यादातर हिंदी में, जिसका नॉलेज है, कैरेक्टर है, आर्टिस्ट है, अगर अभिनय जानता है तो चला जाता है। रहता वही लोग हैं जिनको क्या बताए सर। अच्छा आजकल सर क्या बताएं, मतलब पूरा एकदम करप्टेड हो गया सर। स्टेट से ही पता चलता है कि
वहाँ का बाकी चीजों का क्या होगा। डे बाय डे डिटोरिएट हो रहा है। एक फिल्म इंडस्ट्री जो भारत को मूवी दिखाता था, आपको पता है कि वेस्ट बंगाल या बंगाल फिल्म इंडस्ट्री पूरा भारत को मूवी दिखाना सिखाया। देयर आर फेमस डायरेक्टर सत्यजीत रॉय, ऋतिक घटक, ठीक है, मृणाल मुखर्जी मोस्ट मृणाल रॉय, एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, मृणाल सेन, दे आर वेरी वेरी फेमस डायरेक्टर सर। ऐसा डायरेक्टर आजकल कहाँ है, और होगा भी नहीं सर। एक आध है, वो भी बॉम्बे में चला जाता है, वो एक सुजीत सरकार है, ठीक है, वो भी बॉम्बे में मूवी बनाता है, यहाँ पर नहीं बनाता। और दो एक है जो पॉलिटिकली सबको, अरे एक चीज बताओ, ये फिल्म डायरेक्टर एक्टर का, इनको पॉलिटिकल बैकअप का क्या जरूरत है? आप लोग कभी सोचा है क्या सत्यजीत राय पॉलिटिकल बैकअप लेके घूमता था? हाँ, देखो मेरा, मैं किसके साथ उठता हूँ, किसके साथ बैठता हूँ, फर्क नहीं पड़ता। आर्टिस्ट आर्ट दिखाएगा, उनको पॉलिटिक्स के साथ क्या है? हाँ, कोई किसी को पसंद कर सकता है, बट आजकल आप नहीं दिखते कि जरूरत से ज्यादा पॉलिटिकल बैकअप। मतलब ये ना इन लोगों का सेकंड एक अर्निंग जोन है सर, सेकंड अर्निंग जोन। इवन आप ऐसे बोल सकते हो कि फर्स्ट अर्निंग जोन बन गया। ये जितना लोग फिल्म इंडस्ट्री का ये पॉलिटिकल पार्टीज के साथ बंच पे खड़ा हो जाता है, अरे क्या है तुम्हारा, तुम जाओ ना मूवी बनाओ ना, छोटा सा ही स्टोरी दिखाओ, हम देखेंगे। तुम आर्टिस्ट हो, तुम्हारा आर्ट बिकता है, हम लोग जाएंगे मूवी देखेंगे। लेकिन ये लोग मूवी नहीं बनाता, स्टोरी नहीं है, दिन में दिन लॉस में जा रहा है, दिन में दिन। आप कभी देखोगे, मतलब जो पूरा भारत को मूवी दिखाता था, आजकल साउथ के लोग बताते हैं, तमिल इंडस्ट्री, मलयालम, दे आर ऑल्सो वेरी रिच इन कल्चर, मराठी फिल्म इंडस्ट्री, वो भी बताते हैं, पर बंगाली फिल्म इंडस्ट्री कहाँ चला गया? सीरियसली, मैं कुछ लोगों का आर्टिकल पढ़ा था, कहाँ चला गया वो बंगाली इंडस्ट्री, कहाँ है? दैट्स ट्रू। और देखो क्या कर रहे हैं ये लोग, अभी स्कैंडल कर रहे हैं पॉलिटिकल बैकअप लेके। मैं मजाक नहीं कर रहा आपके साथ। इसमें देखो, ये जो पैसा फंसा है, यहाँ पर लोगों को क्या बोला गया, आम आदमी को, पश्चिम बंगाल के, मतलब क्या बता सर, बोका बोका जो जनता है, जिसका एक ही दोष है, ग्रीडीनेस। एक ही दोष है जनता का, कि ग्रीडीनेस, पता नहीं क्या चीज है, पैसा डबल हो जाएगा। अरे क्या पैसा डबल हो जाएगा? वो एक मूवी आया था ना, सुनील शेट्टी और अक्षय कुमार का और परेश रावल का, क्या मूवी है? हेरा फेरी। 21 दिन में डबल हेरा। कितना दिन में डबल? 21 दिन में डबल हेरा फेरी। 21 दिन में डबल। पब्लिक भी ऐसा है सर। हाँ, वो क्या एक नाम था, वो भी चिट फंड था, ठीक है, रातों रात गायब। हाँ, यहाँ पर देखो ये लोग पैसा लेके बड़ा बड़ा होटल बनाया। हाँ, आप लोग अगर कभी पश्चिम बंगाल का जो वेस्ट बंगाल में, सर आपको मैं ओपनली बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेट का बात नहीं है, जो भी स्टेट में ये सब करप्शन होता है ना, बंद होना चाहिए। बिहार में भी करप्शन है, उड़ीसा में भी करप्शन है, बट जहां पर भी करप्शन होता है बंद होना चाहिए सर, बंद होना चाहिए। पॉलिटिकल मैटर, पॉलिटिक्स का काम क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन देखो भाई, लोगों को तो बचाओ। पैसा डबल, एक साल में पैसा डबल, अरे क्या करता है तुम्हारा पैसा को लेके पैसा डबल? सेबी ने कितना नोटिस दिया था पता है आप लोगों को, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को, कि भाई ये जो कर रहा है ये गलत हो रहा है। अच्छा एक बात है सर, चीट फंड गलत नहीं है, चीट फंड बिजनेस इज नॉट अ रॉन्ग बिजनेस। चीट फंड बेसिकली एक बिजनेस कॉन्सेप्ट है, जहां पर आपके पास अगर 1 करोड़ होता है तो आप 20 करोड़ उठा सकते हो, ऐसा कॉन्सेप्ट है। जैसे टाइप ऑफ रोटेटिंग सेविंग्स सर, एंड हाँ बोलो। एक मोबाइल कंपनी आया था फ्रीडम 251 करके, वो भी मतलब वो बहुत सस्ता में दे रहा था, बाद में कंपनी बंद। हाँ, वो फ्रॉड था, 200 टका में ना कुछ ऐसा बुकिंग था ना। ये सर 250 रुपया में फोन दे रहा था, बहुत सारा बुकिंग कर लिया, बाद में फोन कंपनी पे चल गया। बोलो, मतलब आपको पता होना चाहिए कंपनी क्या करता है। इतना फ्रॉड है आजकल, क्या बताएं। ये कॉलेज स्कैंडल चल रहा है आजकल। कुछ लोग मेरे को फोन करके बोलता है कि आपके पास तो स्टूडेंट होगा, आप स्टूडेंट्स भेजिए, हम आपको कमीशन देंगे, स्टूडेंट्स को कॉलेज में भर्ती कराएंगे, स्टूडेंट लाख लाख देगा, मेरे को कमीशन देगा। मैंने नहीं भाई, मेरे को स्टूडेंट्स का साथ ऐसा नहीं करना है, आप लोग ऐसे फोन मत कीजिएगा, ठीक है। पता नहीं यार कौन सा कॉलेज अच्छा होगा नहीं होगा, स्टूडेंट से 2 लाख 2.5 लाख ले लेगा, फिर बदनामी उसका तो गया और सबका। मैं ये बोलते ये क्या है, आप लोग कुछ भी बोलते रहते हो। अरे नहीं, आपको प्रॉब्लम क्या, आप कमीशन में कमाओगे, कुछ नहीं करना है, बैठे बैठे कमाओगे, हमें नहीं करना है सर। मेहनत का कमाएंगे, मेहनत का खाएंगे, वो ऐसा पैसा रहेगा नहीं, ठीक है। तो जो भी हो, आप बात को समझिए। चीट फंड, ये चीटिंग बाज का फंड नहीं था सर, CHIT है, चीट का मतलब होता है छोटा फंड। दिस इज नॉट अ चीट, चीट मतलब CHEAT चीट होता है, वो चीटिंग बाज का फंड होता है।
ठीक है, लेकिन चीट के नाम पे चीट करके चला गया, ठीक है। तो देखो ये ईस्टर्न इंडिया में चला है। अच्छा, ये ईस्टर्न इंडिया में इतना क्यों हुआ? ईस्टर्न इंडिया, पहले साउथ में भी ये सब होता था, बट साउथ ये सबसे बाहर आ गया क्योंकि वो लोग समझ गया। लेकिन ईस्ट इंडिया में अभी भी मतलब मूर्ख, इलिटरेट, ग्रिडी संख्या में बहुत ज्यादा है, इसीलिए फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है लोगों के अंदर, सिर्फ पैसा चाहिए। अरे भाई पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए, पैसा कमाने से पहले जानो तो पैसे के अंदर क्या बात है। पैसा सबको चाहिए, डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए, कैसे होगा, क्यों होगा, कौन करेगा। इवन ये देखो सर, 1.7 मिलियन डिपोजिटर्स 2013 में कोलैप्स हुआ, 200 से 300 बिलियन का कलेक्शन हुआ था। स्टेट गवर्नमेंट को पता था, शारदा ग्रुप का टीवी चैनल चलता था, हाँ, and most of its investors were based instituted in an inquiry commission to investigate the collapse. State government also set up a fund of 5 billion to ensure that low income investors are not bankrupted. अभी उसके बारे में अभी स्टेट गवर्नमेंट कुछ कर रहा है कि लो इनकम इन्वेस्टर्स बैंकरप्टेड ना हो। मेरा कहना है कि कोई भी बैंकरप्टेड ना हो सर, लो इनकम ही क्यों, सबका मेहनत का पैसा है। जब अब देखो आजकल कुछ लोग ऐसे, देखो कुणाल घोष, ठीक है, ये लोग अभी छाती फुला के घूमता है, अब क्या बताए आपको, छोड़ो। लेकिन दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। मदन मित्रो, आप लोगों को पता होगा, जो लोग जानता है, इनका नाम ऐसे नहीं आया था, और ओरिजिनल बात है सर। 16,000 प्लस एम्प्लॉई काम कर रहा था। अब यहाँ पर देखो पैसा को लेके हुआ गया था, अब बस देखो कहानी क्या हुआ था। अभी भी कोर्ट में केस चल रहा है, ऐसा मैं सुन रहा हूँ कि बोला है कि वापस करेगा, ठीक है, वापस करेगा, ऐसा मैं सुन रहा था। होटल वगैरह जो भी है इन लोगों का, ठीक है, ये सब बेच बात के अगर कुछ आए तो करेगा, ठीक है। ये देखो बिल्डिंग ब्रांड एंड नॉन फाइनेंशियल बिजनेस, ठीक है, ये देखो पूरा का पूरा पार्टी के बारे में होगा, आप लोग बाद में पढ़ सकते हो, सब चैनल को दिया। देखो ये देखो, सरदा ग्रुप ऑल्सो एनलिस्टेड कुणाल घोष, वो टीवी पत्रिका चलाता था, ठीक है, टीएमसी का एमपी बन गया था। अंडर कुणाल घोष group acquired the established local television channel and newspapers, investing 9.88 billion in the media group. By 2013, it employed over 1,500 journalists and owned 8 newspapers, 7 sister post, Bengal Post, Sakal Wala, कलम, बंगाली डेली, कितना सारा चीज, तारा म्यूजिक, ठीक है। इतना सारा पैसा कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, मुझे नहीं समझ में आता। मतलब ये लोगों का पैसा को लेके ये सब किया है सर, पॉलिटिकल पैट्रोनेज, ठीक है, और फिर जाके कोलैप्स तो होना ही था, बिकॉज ये जो रॉन्ग कॉन्सेप्ट में चलने वाला चीज है। देखो सीबीआई ने तो बताया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया था। ये देखो उस टाइम पे डी सुब्बाराव थे, सेड दैट वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट शुड इनिशिएट सुओ मोटो मतलब ओन मोशन में एक्शन अगेंस्ट कंपनीज दैट वर इंडल्जिंग इन फाइनेंशियल मैल प्रैक्टिस। आरबीआई ने बीच में आके बोला था, तब डी सुब्बाराव थे हमारे गवर्नर। By that time, the Sarda Group Ponzi scheme was already beginning to unravel. मतलब ये तो बहुत बड़ा स्कैंडल बना था। मतलब कहने का मतलब है, जब कोई कंपनी ऐसा करता है तो उनको सब पता। इवन सेबी, ये देखो, on the same day SEBI stated that both chain marketing and forward contracts are forms of CIS and officially asked Sarda Group to immediately desist from raising any further capital and return all deposits within 3 months. सेबी ने भी बोला था कि आप ऐसा नहीं कर सकते, बिकॉज, लेकिन सर स्टेट गवर्नमेंट अगर हेल्प नहीं करेगा तो कैसे करेगा, कैसे करेगा। स्टेट गवर्नमेंट का तो बहुत बड़ा रोल है इसमें, स्टेट पार्टीज का, एमपीज का। मतलब पब्लिक भी कब सुधरेगा पता नहीं सर, जो भी हो। आई होप यू अंडरस्टैंड कि जब भी किसी कंपनी कोई चीज वादा करता है, जब कुछ भी बोलता है, हमें वो भी पता करना चाहिए कि कंपनी क्या है, क्या काम करता है, किस लिए आता है। और इसके लिए ना आप, हमारा भी एक जिम्मेदारी बनता है सर, हम लोग जो एजुकेटर्स हैं, हम लोग जो सीखते हैं, जो नॉलेजेबल पर्सन है, हमें भी लोगों को बताना चाहिए कि हम कहाँ इन्वेस्ट करें, क्यों इन्वेस्ट करें। पैसा सबको चाहिए, जरूर है सर, पैसा सबको चाहिए, लेकिन सही जगह में इन्वेस्ट करें, सही जगह में पैसा डालें। ज्यादा समझ में ना आए तो बैंक में डालो, पोस्ट ऑफिस में ही डालो। अगर ज्यादा बढ़ाने का मन है तो स्टॉक मार्केट में आओ, लेकिन सीख के। म्यूचुअल फंड में आओ, लेकिन सीख के। एसआईपी करो, हाँ, लेकिन सीखो, सीखो पहले, जानो कि कैसे होता है। एसआईपी करने से ही नहीं, 1000 टका एसआईपी करने से ही आपका पैसा नहीं बढ़ जाएगा। पैसा बढ़ेगा, कौन सा फंड चूज करना है। आप जिस म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो वो भी तो स्टॉक मार्केट में पैसा डालता है, उसका पैसा भी बॉन्ड मार्केट में जाता है। तो आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क होगा, ये बात जरूर याद रखिए सर। ज्यादा रिटर्न चाहिए तो रिस्क होगा, लेकिन रिस्क क्यों है, क्या उतना रिस्क लेने का ताकत है आपके अंदर, नॉलेज है आपके अंदर, ये भरपाई देखिए, इसको चेक कीजिए फिर जाके। तो ये कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं कि कंपनी के अंदर का मैटर है सबको पता होना चाहिए था। आप बात समझ रहे हो ना।
अब शारदा ग्रुप क्या बोलेगा, एक कंपनी के अंदर का मैटर था, सबको पता होना चाहिए था, ऐसा थोड़ी होता है। कंपनी इंटरनली अपना रूल्स रेगुलेशन चेंज कर दिया, पब्लिक को वादा करके। एक्चुअली ये लोग सोचा था कि हो जाएगा, जानते हो ना, एक्चुअली ये लोग सोचा था ये पैसा लेके मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर देगा और बाद में सबको पैसा रिटर्न कर देगा, ठीक है, मूवी में पैसा लगाएगा, इसीलिए तो मूवी वगैरह में पैसा लगा दिया। ये जो पूरा का पूरा खेल है ना, पूरा मूवी में, पूरा न्यूज चैनल में, लोगों को लगा था बड़ा बिजनेस होने वाला है, लोगों को ही लगा था बड़ा बिजनेस होने वाला है। इवन ये लोग दुर्गा पूजा को भी ऑर्गेनाइज करता था। अब दुर्गा पूजा मतलब भक्ति छोड़ो, आजकल तो भक्ति कहाँ से गायब हो गया। थीम बनाओ, लोगों को लाखों लाखों करोड़ों रुपए दो, वो थीम बनाए, लोग देखने आए, और क्या चाहिए। मतलब भक्ति चाहिए नहीं चाहिए, दुर्गा माता की पूजा में भक्ति छोड़ो, भक्ति का क्या है, स्पॉन्सरशिप मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। मतलब दुर्गा माँ को भी नहीं छोड़ा स्कैंडल में, ठीक है। फुटबॉल क्लब को दिया, जहां जहां बंगाली इमोशंस घुसा हुआ है। अब देखो, अब जस्ट अब एक बार खेला देखो इन लोगों का, जहां जहां बंगाली इमोशंस है वहां वहां, दुर्गा पूजा में इमोशंस है, दुर्गा पूजा को लिया। फुटबॉल में बंगाली का इमोशंस है, ये देखो यहाँ पर। मतलब बिजनेस का सोच देखो इन लोगों का, ठीक है। ये देखो ईस्ट बंगाल फुटबॉल को दिया, मोहन बागान को दिया, मतलब क्या किया सर, फुटबॉल राइवल्स को दे दिया। मतलब पब्लिक का पैसा इस तरह से, वो भी क्या नाम पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम। मोटरसाइकिल दिया कोलकाता पुलिस को, सब पॉकेट में, अरे बाप रे बाप, कोलकाता पुलिस को मोटरसाइकिल भी दिया। आप छोड़ो सर, मतलब करप्शन का भी हद होता है, मतलब ये तो हद से गुजर गया सर। जो भी हो, आई होप आपको इंडोर मैनेजमेंट समझ में आ रहा है। हेलो सर, कंपनी का अंदर का मामला, कंपनी के अंदर का मामला है, हर केस में बाहर वाले को आपको जानना चाहिए था, पढ़ना चाहिए था, कंस्ट्रक्टिव नोटिस बोल के आप छुटकारा नहीं पा सकते, ठीक है। तो कंपनी क्या करता है, क्या बिजनेस करता है, ये पब्लिक को जानना चाहिए, ये पब्लिक को जानना चाहिए। तुर्कोन रूल इसमें बहुत बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है सर, ब्रिटिश रॉयल बैंक वर्सेस तुर्कोन रूल। ब्रिटिश बैंक ने 2000 का बॉन्ड दिया था। अब डायरेक्टर को पावर था नहीं था, रेजोल्यूशन पास हुआ था नहीं हुआ था, ये क्या बैंक जानेगा अंदर जाके, हाँ, हर चीज में पुराना कॉन्सेप्ट को यूज करके घोटाला करना है क्या। तो जो भी हो, अब डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का भी एक्सेप्शन है, चलो देखते हैं। So thus you will notice that aforementioned rule of indoor management is important to person dealing with company through its directors and other person. Yes, they are entitled to assume that the act of the director or other officers of the company are validly performed if they are within the scope of their apparent authority. So long as an act is valid under the article, if done in a particular manner, an outsider dealing with the company is entitled to assume that it has been done in a manner required. जो जरूरी था किया गया है. The above mentioned doctrine of indoor management or Turkon rule has limitation of its own. That is to say, it is inapplicable of the following cases. अब कहाँ कुछ कुछ जगह में या inapplicable भी हो जाता है। देखो, हर चीज का सिक्का का दो पहलू, एक हेड एक दूसरा टेल, हर अच्छाई का एक बुराई होता है, हर बुराई का एक अच्छाई होता है सर, ठीक है। अब देखो ये वही चीज है, actual or constructive knowledge of irregularity. The rule does not protect any person when the person dealing with the company has notice whether actual or constructive or irregularity. मतलब जो बिजनेस के साथ जोड़ रहा है, the rule does not protect any person when the person dealing with the company has notice whether actual or constructive, मतलब actual notice हो या constructive notice हो, of the irregularity के बारे में आपको नोटिस था, फिर भी आपने किया। बिजनेस इरेगुलरिटी कर रहा था, बिजनेस प्रॉब्लम कर रहा था, आपको पता था एक्चुअल या कॉन्स्ट्रक्टिव, फिर भी आपने क्यों किया। इन हार्वर्ड वर्सेस पेटेंट आइवरी मैन्युफैक्चरिंग के केस में ऐसा हुआ था। बट डायरेक्टर्स कुड नॉट डिफेंड द इशू ऑफ डिवेंचर्स टू देमसेल्फ बिकॉज दे शुड हैव नोन that the extent to which they were lending to the company required the assent of general meeting which they had not obtained. मतलब कंपनी को कितना डिवेंचर इशू किया जाएगा, इसके लिए जनरल मीटिंग में डिसीजन पास होना चाहिए था, पर जनरल मीटिंग ही नहीं हुआ। जनरल मीटिंग में ऐसा कोई भी डिसीजन पास नहीं हुआ मनी लेंडिंग के बारे में, और ये नोटिस था, बट फिर भी आपने फॉलो नहीं किया। मॉरिस वर्सेस कांसिन, director could not defend an allotment of shares to him as the participated in the meeting which made the allotment. His appointment as a director also fell through because none of the directors appointed him was validly in office. मतलब कोई भी डायरेक्टर को जो ऑफिस में अपॉइंट किया गया था वो वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं था। अब आपको पता ही नहीं है कि कौन वैलिड अपॉइंटमेंट है और कोई इसका वैलिड अपॉइंटमेंट नहीं है। ऐसे केसेस में इंडोर मैनेजमेंट नहीं है तो बाहर वाले का रिस्पॉन्सिबिलिटी बाहर वाले का हो जाता है। ये इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है, ठीक है।
आपको पता होना चाहिए कि कौन कंपनी का मैनेजर है, कौन कंपनी में ऑफिस को होल्ड कर रहा है। कोई भी धोखा दे देगा आपको फिर, और फिर आप जाके कोर्ट में जाओगे कि मेरे को धोखा दे दिया। अरे भाई तुमको पता होना चाहिए ना तुम कहाँ पैसा लगा रहे हो, हाँ किसका लोन ले रहे हो, वो लोन पास करने का उसका परमिशन है कि नहीं है ना। डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आपको जरूर बचा सकता है, बट वो केस टू केस मैटर करता है, बट हर केस में नहीं। सस्पिशियंस ऑफ इरेगुलरिटी, अगर आपको सस्पिशियंस है, मतलब आपको लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, द डॉक्ट्रिन इन नो वे रिवर्ट्स दोज हु बिहेव नेग्लिजेंटली, where the person dealing with the company is put upon an inquiry. For example, where the transaction is unusual or not in the ordinary course of business, it is the duty of the outsider to make the necessary inquiry. The protection of Turquoise rule is also not available where the circumstances surrounding the contract are suspicious and therefore invite inquiry. जब भी आपको suspicious नजर आए कि भाई ये ट्रांजैक्शन कहां से हो रहा है, इतना पैसा कहां से बना रहा है, किस चीज का पैसा है, कंपनी कैसे कमाता है, कंपनी इतना पैसा कैसे बना लिया, आपको खबर करना चाहिए। अगर आपको सस्पिशियंस मतलब हाईली सस्पेक्टेबल, ठीक है, अगर आपको लगता है कि सस्पेक्शन है तो आप इंक्वायरी कीजिए। बिना जाने बिना समझे कंपनी में पैसा लगा दिया, कंपनी को लोन दे दिया। हाँ बैंक भी गलती करता है, बैंक भी गलती करता है। ये जो इतना सारा बैंक, ये देखो सर क्या बताए आपको, मतलब मार्केट में खबर का अभाव नहीं है, आप इतना बोलने जाओ सारा रात कम पड़ जाएगा। जैसे मान लो रिसेंटली आप लोग येस बैंक के बारे में सुने हो ना, येस बैंक क्यों कोलैप्स हुआ, अब इसके बारे में आप खुद भी गूगल करोगे तो आपको पता चलेगा, बट मैं देखता हूं मुझे कुछ मिलता है कि नहीं। येस बैंक गलत लोगों को लोन दिया, ये देखो रीजंस फॉर डाउनफॉल ऑफ येस बैंक। As soon as the bank reached its peak of success, the bank started lending billions to companies. येस बैंक का बहुत कलेक्शन बढ़ रहा था, बिजनेस डेवलप कर रहा था। राणा कपूर जो येस बैंक का सीईओ था, बड़ा बिजनेस बनाया था, लेकिन वही ना अहंकार ओवर कॉन्फिडेंट हर किसी को लेके डूबता है। जो कोई भी ओवर कॉन्फिडेंट होता है, चाहे मैं हूं चाहे राणा कपूर हो। राणा कपूर कौन, येस बैंक का प्रीवियस जो सीईओ थे सर। इन लोगों ने ऐसे ऐसे कंपनी को, सम ऑफ देयर क्लाइंट वर ऑलरेडी अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस। आपको दिखाई दे रहा है सर, मतलब ये जो मैं आपको येस बैंक के बारे में बात कर रहा हूं, आप बात को समझे एक बार, आप एक बार मैटर को समझे कि मैं आपको क्यों येस बैंक के बारे में बता रहा हूं। येस बैंक इतना बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस है, इतना बड़ा कॉर्पोरेट हाउस है, हाँ बैंक में काफी नाम कमाया है, लेकिन नाम मिटने में समय नहीं लगा सर। तो फिर क्या आज येस बैंक नहीं है? अरे सर है, लेकिन अब तो येस बैंक सरकार के दया पे चलता है। येस बैंक का शेयर अभी फिर से येस बैंक अच्छा होने वाला है सर, गुड न्यूज। अपकमिंग 1 ईयर में येस बैंक का जो गलत इफेक्ट था वो चेंज होने वाला है, तो ये गुड न्यूज काफी दिनों से है, मैं स्टॉक मार्केट क्लास में डिस्कस करता रहता हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन इज दैट, कभी इसका एक शेयर का दाम होता था 400, आज इसका एक शेयर का दाम है 12 टका 14 टका। क्यों, क्या किया इसने, ये कैसा सिला दिया रे बाबा, हाँ क्या किया, ऐसे ऐसे लोगों को लोन दिया जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्ट्रेस में था, जिसमें DHFL, दीवान हाउसिंग फाइनेंस, नाम सुने होंगे आप लोग, फाइनेंशियल सर्विस एंड इस कंपनी, अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप, जी सुभाष चंद्र SL ग्रुप, most of these companies really had no way to pay their debts back to the bank and were in no way of the safe investment। समझ रहे हैं सर, ऐसा ऐसा लोगों को लोन दे दिया जिनके पास, जिनका बिजनेस ऑलरेडी खराब था। तो फिर क्या ये करप्शन है? मतलब आप फाइनेंशियली स्ट्रेस कंपनी को हजार करोड़ का लोन दे दोगे? हाँ ऐसा बहुत सारा स्कैंडल्स है सर, आपको और क्या बताएं। आप लोग इसको इनको जानो, चंदा कोचर को जानते हो, नाम सुना कभी? आज जेल के अंदर है। वुमेन एम्पावरमेंट, क्या रेस्पेक्ट था सर। 2 लेडी, भारत के 3 बैंक के, 2 नहीं 3, चंदा कोचर इन ICICI, अरुंधति भट्टाचार्य इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एंड जरीन दारूवाला स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। स्टैंडर्ड चार्टर्ड इंटरनेशनल बैंक है, बट उसका CEO इंडिया में जारीन दारूवाला पारसी है। अब दारू सुन के आप लोग हंसना मत, दारू दारू करेगा, दारू वाला मतलब बेसिकली ये पारसी टाइटल है। अब आप समझे, ये ICICI बैंक को डेवलप कर रहा था सर। अभी एक्सिस बैंक का भी अभी आया है, एक्सिस बैंक का
वही एक मतलब उसका मैनेजर है ना, वो भी किया है कुछ घोटाला। हाँ सीखा शर्मा ना, सीखा मोस्ट प्रॉब्ली, पता नहीं एक्सिस का क्या अभी केस मुझे याद नहीं आ रहा है, बट ये अभी कहा उसका मतलब जो भी मतलब उसका कंपनी जो भी लगाने वाला रहता था ना स्टॉक मार्केट में, मतलब किसी इसमें कंपनी में पैसा, तो फिर वो ब्रोकर को बता देता था इस कंपनी में लगाने वाला है, उसके यहाँ से ब्रोकर भी इसी में लगाता था, पैसा इनसाइडर ट्रेडिंग करता था। और उसके अंदर जो भी प्रॉफिट आता था बांट लेता था वो। अब देखो ये इसका हालत देखो, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट कितना रेस्पेक्टफुल पोजीशन से, मतलब हमारे देश में लेडीज इतना ऊपर में नहीं था, मतलब रिसेंट ट्रेंड में एक जमाना था सर, वो अलग जमाना था, राम जी का समय था, वो अलग बात। लेकिन इसीलिए तो भारत में देवी माँ का इतना पूजा होता है, बिकॉज भारत में लेडीज कभी मतलब डिसरेस्पेक्ट तो कभी नहीं है, इतना सारा देवी माँ का पूजा ऐसे नहीं होता। तो भारत बीच में ये ब्रिटिश पीरियड में और उसके बीच वाला पीरियड में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। वुमेन को रेस्पेक्ट देश में बहुत है, बट रेस्पेक्ट के नाम पे आप करप्शन नहीं करें। लड़का लोग ग्रेडी होता है, कम से कम लेडीज तो ग्रेडी ना हो। लेकिन देखो यहाँ पर क्या चक्कर में फंस गए हैं, अपने ही हस्बैंड को बेनिफिट देने जा रहा था। इनका हस्बैंड वीडियोकॉन ग्रुप में शेयर होल्डर है, ठीक है, इनका हस्बैंड का नाम है मोस्ट प्रोबेबली दीपक कोचर, ठीक है, दीपक कोचर। क्या गड़बड़ किया, क्या गड़बड़ किया, 1200 करोड़ के आसपास का स्कैंडल किया, और भी ज्यादा होगा। इनके ऊपर में मनी लॉन्ड्रिंग के एलिगेशन है, ये देखो, कोचर allegedly favored Videocon Group in lending practices. ICICI Bank said it has decided to institute an independent inquiry into the allegation on 29 मई 2018। इंडियन एक्सप्रेस में इसका रिपोर्ट आया था, इसका बहुत बड़ा देखो, दीपक कोचर फॉर 9 लाख, देखो ही allegedly transferred proprietorship of the company to trust owned by Deepak Kochar for 9 lakh 6 months after the receipt of the loan from ICICI Bank। कितना का घोटाला है, घोटाला का अमाउंट नीचे होगा, ये देखो। On 24 January 2019, an industrialist Venugopal Dhoot named a CBI FIR for cheating and defrauding ICICI Bank to the tune of 1730 करोड़ का। बड़ा बड़ा अमाउंट में घोटाला किया सर, अभी जेल में है, अभी जेल में है सर। इसीलिए बोलते हैं सर, उतना उड़ो जितना उड़ना चाहिए। 3250 करोड़ वीडियोकॉन ग्रुप को मिला, जो कंपनी ऑलरेडी बैंकरप्टेड है। और दीपक कोचर इनका कौन है, हस्बैंड है, और उनका 2 रिलेटिव साथ में मिलकर हुआ था। 3250 करोड़ का लोन एक लॉस मेकिंग कंपनी को कैसे दिया जा सकता है? और आईसीआईसीआई बैंक में पैसा क्या आपका रिलेटिव का है, पब्लिक का पैसा है सर। अब यही है ना, पावर में रहने वाले अगर अपना ही पावर का मिसयूज करे तो ये बहुत खतरनाक हो जाता है। समझ रहे हैं सर? अभी केस चल रहा है सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में, एनफोर्समेंट डायरेक्टर के पास, बहुत सारा। और इनका भी बहुत पैसा बना, इनका भी बहुत पैसा बना। इनको पद्मश्री दिया गया था, पद्म विभूषण दिया गया था, सब हटा लिया गया, अभी नहीं है। विथड्रॉ एस्टीम्ड सिविलियन अवार्ड, क्योंकि आपके अगेंस्ट में करप्शन का दाग लगा है। अगर ये कोर्ट में प्रूव हो जाए, क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट, अगर 420 का केस लगा है, कॉन्स्पिरेसी का केस लगा है, 120 बी कॉन्स्पिरेसी, 420 चीटिंग, ठीक है, सेक्शन 7 टेकिंग ग्रेटिफिकेशन मतलब घूस लेना, क्रिमिनल मिसकॉन्डक्ट, रीड विद रूल 31 ऑफ द पिक्यूनरी एडवांटेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इतना सारा केस लगा है सर। अब ये सब केस अगर आपके दिमाग सर से हटेगा, अगर आप प्रूव कर पाओगे तो जाके। सर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, कॉस्ट अकाउंटेंट है। अब कोई मुझसे पूछता है कि सर कॉस्ट अकाउंटेंट का फ्यूचर क्या है? अब देखो फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हेलो, यस सर। ठीक है, कोई मुझे पूछता रहता है कि सर सीए अच्छा है कि सीएमए अच्छा है? अरे भाई सब अच्छा है, करके दिखाओ, तुम भी इस पोजीशन पे जा सकते हो। बट एक रिक्वेस्ट है सर, पोजीशन में पहुंच के करप्शन मत कीजिए, ऑनेस्ट में रहिए। अगर 2 लाख का सैलरी मिलता है, 4 लाख का सैलरी मिलता है, उससे खुश रहो, रेस्पेक्ट का जिंदगी जियो, ठीक है। कोई मरने के बाद कुछ नहीं लेके जाएगा सर, क्या लेके आया रे बंदे, क्या लेकर जाएगा, ठीक है। बट एक बार रेस्पेक्ट चला जाएगा ना सर, जिंदगी भर नहीं आएगा। पैसा से कुछ दिनों का खुशी मिल सकता है, उसके बाद बत्ती गुल और मीटर चालू, ठीक है। सो बस एक ही रिक्वेस्ट है, जा सकते हो, सीएम में है सर, चंदा कोचर जी सीएम में है। सो आप लोगों का भी मौका है, सीएमए करके आप लोग भी जा सकते हो, टॉप बैंक्स, टॉप इंस्टीट्यूशंस के अपर लेवल में जा सकते हो, आपके पास मौका है, बिल्कुल मौका है।
जैसे चंदा कोचर जी सीएमए बन के गया ना, कोई कोई मुझे पूछता है क्या सीएमए करना, सीए करना सीएमए से बेटर है, मतलब सीए बेहतर है, ऑब्वियसली सीए का थोड़ा गुडविल ज्यादा है, तो क्या सीएमए का गुडविल कम दिख रहा है? ऐसा बहुत सारा आपको ऐसे मैं दिखाऊंगा, टॉप लेवल में बैठे हुए सीएमए है, हर कोई सीए करके नहीं आता है, नॉट नेसेसरी, आप सीए में भी कर सकते हो एंड आपको गुड अपॉर्चुनिटी है। सो नॉलेज गैदर करते रहो और करप्शन से बचते रहिए। तो सस्पिशियस इरेगुलेटरी अगर आपको दिखे तो इंक्वायरी बढ़ाओ, नहीं तो आपको तुर्कवान रूल का फायदा नहीं मिलेगा। फॉर्जरी, the doctrine of indoor management applies only to irregularities which might otherwise affect transactions, but it cannot apply to forgery which must be regarded as nullity. Forgery may in circumstances excluded the Turkwan rule. The only clear illustration is found in the Ruben versus Great Single Consolidated. In this case, the plaintiff was the transferee of the share certificate issued under the seal of defendant's company. The company secretary who had affixed the seal of the company and forged the signature of the two director. अब बताओ, अब सीएस बन के ऐसा करोगे? हाँ, कंपनी सेक्रेटरी बन के ये करोगे? साइन जाली करोगे डायरेक्टर का? ये फॉर्जरी हो गया ना, आप ऐसे फॉर्ज नहीं कर सकते, धोखा है। तो अगर कोई ऐसा अंदर में करेगा तो इसका तो तुर्कवान रूल का फायदा नहीं मिलेगा। The company secretary had affixed the seal of the company and forged the signature of the two directors, issued the certificate, share certificate issue कर दिया सीएस ने पैसा खा के। The plaintiff जिन्होंने केस लिया था contended that whether the signatures are genuine or forged was apart the internal management, and therefore the company should be stopped from denying genuineness of the document, but it was held that the rule has never been extended to cover such incomplete forgery. मतलब ऐसे केसेस में तुर्कवान रूल का फायदा नहीं मिलेगा, ठीक है। मतलब ये डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट का एक्सेप्शन है सर। भले ही डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट आउटसाइडर को बेनिफिट देता है, ठीक है, जैसे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस इंटरनल लेवल में फायदा देता है, बट कुछ एक्सेप्शन हर केस में आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज अ वेरी फेमस केस था तुर्कवान रूल, और बीच बीच में आपको मैं और भी कुछ केस के बारे में बताया, ठीक है, जैसे यहाँ पर हॉटन कंपनी वर्सेस नॉर्दर्न लो एंड व्हील्स मिल्स का केस था, ठीक है, यहाँ पर आपका रूबेन वर्सेस ग्रेट सिंगल कॉन्सोलिडेटेड का कंपनी सेक्रेटरी का फॉर्जरी का केस था। और ये सब तो पुराना इंग्लैंड वाला केसेस हैं जो आप लोगों को किताब में पढ़ा जाता है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ पुराना केस ही नहीं, मैं आपको नया नया केस भी बताया, ठीक है। कितना सारा केस आपके सामने रखा, शारदा स्कैम से लेके मतलब आईसीआईसीआई बैंक के स्कैंडल से लेके कितना सारा चीज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। और भी केस है सेबी का रिसेंटली चित्र रामकृष्ण एनएससी स्कैंडल, ठीक है, ये भी रिसेंटली केस चल रहा है अभी भी। एनएससी का शेयर मार्केट का स्कैंडल किया, इसको भी नहीं छोड़ा गया सर, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये देखो, ये हाई प्रोफाइल स्टॉक ब्रोकर हर्षद मेहता के बाद सबसे बड़ा स्कैंडल हुआ एनएससी स्कैंडल। ये जो लेडी है, अनदर वुमेन एम्पावरमेंट, सब मातृ रूपेण संस्थिता और मातृ रूपेण करप्शन चल रहा है। हाँ, मतलब माँ के रूप में करप्शन अच्छा नहीं लगता सर, ठीक है, माँ के रूप में करप्शन अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ट्रेडिंग क्वीन इनसाइडर ट्रेडिंग करके एनएससी का इंफॉर्मेशन बाहर करता था, लोगों को इलीगली फायदा करवाता था। अभी केस चल रहा है, जेल में है, जेल में है, 2013 से 16 के बीच में करप्शन किया है। ये एनएससी का बॉस था, चेयरमैन था। क्या बताया आपको, मतलब ऐसे अगर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन बाहर करेगा जो बिजनेस के अगेंस्ट में है, और बाद में किसी के साथ अगर इन्वेस्टर के साथ धोखा होगा तो सब इंडोर मैनेजमेंट का खेल होके बंद हो जाएगा, ये नहीं चलेगा, ठीक है सर। स्कैंडल पे स्कैंडल समझ में आ जाएगा आपको, लॉ का समझदारी बढ़ाया अपना, ठीक है। अच्छा, तो फिर हम लोग कंपनी लॉ का बेसिक्स का एरिया कवर किए। जिन लोगों का बेसिक्स बाकी है स्टार्टिंग से, बाद में जब फिर से मैं बेसिक स्टार्ट करूंगा फिर पढ़ेगा, अभी मैं बैकअप दूंगा सबको, ठीक है। और अभी मैं जिन लोगों का एडवांस टॉपिक है, सिर्फ एडवांस टॉपिक का क्लास ही अरेंज करूंगा कंपनी लॉ में। ये सब ये भी एडवांस टॉपिक में आता है, बट मैं इसको बेसिक्स में ही कवर करता हूँ, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट इसके बाद इसी बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ के अंदर आप लोग अलग अलग क्वेश्चंस भी आपको मौका मिलेगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, और साथ में आप सब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप उसे भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता भी है, ठीक है, पॉपुलर क्वेश्चंस भी हैं, और कुछ और भी क्वेश्चंस मैं अलग अलग लेवल में सबको प्रोवाइड करूंगा,
लेकिन फिलहाल जितना इसके अंदर है नोट्स अगर किसी के पास नहीं है तो मुझे एक बार व्हाट्सएप करके ले लो, ठीक है, कि सर कंपनी बेसिक्स का नोट दे दो, मैं दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आप लोग पढ़ते रहिए सर, अपना पढ़ाई चलाते जाइए, ठीक है सर। आज का क्लास इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बात करेंगे। ओके सर, बाय सर। ओके सर, गुड नाइट, बाय सर, बाय क्यों सर? बाय सर, गुड नाइट, थैंक यू। भाई सर, हाँ बाय। बाय सर।